इन कॉग्निटिव disorder. It is a permanent long time cognitive disorder that is characterized by memory loss. एक तो ये हो गया, दूसरा इम्पेयर इन पहले क्या हो गया आपके पास में, मेमोरी लॉस, दूसरा क्या हो गया, अनेबल टू मेंटेन हाइजीन, अनेबल टू मेंटेन हाइजीन। नेक्स्ट उसके बाद में यदि तीसरा मैं देखूं तो डिक्रीज आईक्यू लेवल। अब देखो डिमेंशिया किसे बोल रहा हूं मैं, क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर को मैं क्या बोलता हूं, डिमेंशिया बोलता हूं। दूसरी इट इज ए परमानेंट, यानी कि डिलीरियम को मैंने क्या बोला था, टेम्पररी, और डिमेंशिया को मैं बोल रहा हूं क्या, परमानेंट। डिलीरियम को मैंने बोला था शॉर्ट टाइम के लिए, कैसे बोला था, शॉर्ट टाइम के लिए, और इसको मैं कैसे बोल रहा हूं, लॉन्ग टाइम के लिए। समझे कि नहीं समझो। इंपेयरमेंट का क्या होता है, डेफिशिएंसी। इंपेयरमेंट का मतलब क्या होता है, कमी आना। इंपेयरमेंट का मतलब क्या होता है, कमी आना, ठीक है। और इन कोग्निटिव फंक्शन, कोग्निटिव डिसऑर्डर बोल दो या इंपेयरमेंट इन कोग्निटिव फंक्शन, उन कोग्निटिव फंक्शन के अंदर जो आपको लॉन्ग टाइम तक या फिर परमानेंट जो आपको इंपेयरमेंट देखने को मिलती है, उसी कंडीशन को मैं क्या बोलता हूं, डिमेंशिया बोलता हूं। अब कोग्निटिव फंक्शन के अंदर आपको किस किस को इंक्लूड करना है, तो जो कोग्निटिव है, कोग्निटिव के अंदर आपके इंक्लूड किए जाते किसको, थिंकिंग एंड थॉट। कोग्निटिव के अंदर आपको किसको इंक्लूड किया जाता है, थिंकिंग एंड थॉट। अब आपको मालूम हो गया कि कोग्निटिव का मतलब क्या है, कोग्निटिव का मतलब क्या है, अब ये पूरा मिट जाएगा अगर अब ये इसको चेंज किया तो अपन ने। ठीक है, आप सही है। कोग्निटिव फंक्शन, ठीक है, इट इज ए परमानेंट एंड लॉन्ग टर्म इंपेयरमेंट इन कोग्निटिव फंक्शन, यानी कि आपके जो कोग्निटिव फंक्शन किस किस को इंक्लूड किया जाता है कोग्निटिव के अंदर, आपकी थिंकिंग एंड थॉट प्रोसेस को है किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, आपकी कोग्निटिव थिंकिंग के अंदर आपको इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं आपसे बोलूं कि सर आपके अंदर इसको क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर, मेमोरी लॉस। कैसा देखने को मिलेगा, मेमोरी लॉस। नेक्स्ट डिक्रीज आईक्यू लेवल, यानी कि उस पेशेंट के अंदर आपका जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट लेवल है, ठीक है, उस पेशेंट का आपको आईक्यू लेवल क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब किसी भी एक पेशेंट की मेमोरी अफेक्ट हो रही है, नेक्स्ट उसका आईक्यू लेवल अफेक्ट हो रहा है, तो ये दोनों चीजें अफेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब आपकी किसको अफेक्ट कर रहे हैं, आपकी अटेंशन को, आपकी हाइजीन है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा।
क्योंकि देखो आप क्या करते हो, आप याद से ही कोई काम करने की कोशिश करते हो कि आपको याद होता है कि मुझे 9 बजे कोचिंग में आना है, समझे कि नहीं समझे बात को। यदि आपकी मेमोरी का लॉस हो जाए तो क्या आप याद कर पाओगे, या फिर आप याद कर पाओगे कि मुझे कब खाना है, कब कहीं पर जाना है, कब मेरी ड्यूटी टाइम आवर्स है, कब मेरे को पढ़ना है, कब मेरे को उठना है, या फिर कब मेरे को नहाना धोना है, ये सारे काम कब करते हो आप, मेमोरी के आधार बेस पर ही तो करते हो, ठीक है। अब जब आपके पास में मेमोरी अफेक्ट होगी आपकी, तो आपके पास में आपका आईक्यू लेवल कम होगा, ठीक है। आईक्यू लेवल कम होगा तो आपकी जो मेंटेन हाइजीन है, ठीक है, हाइजीन है जो, उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सबसे बड़ी बात आती है कि सर इसके अंदर जो आपको मेमोरी लॉस जो देखने को मिलता है, कौन किसके अंदर, डिमेंशिया के अंदर जो आपको मेमोरी लॉस देखने को मिलता है वो कैसा देखने को मिलता है, इन प्रोग्रेसिव मैनर। कौन से मैनर के अंदर, इन प्रोग्रेसिव मैनर के अंदर आपको है जो मेमोरी का लॉस देखने को आपको मिलता है। अब प्रोग्रेसिव का मतलब है फ्रॉम रिसेंट टू रिमोट, रिसेंट टू रिमोट, यानी कि पहले आप क्या होगा, रिसेंट का मतलब है कि देखो मेमोरी के जब अपन डिसऑर्डर की बात करते हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ मेमोरी, डिसऑर्डर्स ऑफ मेमोरी के बारे में यदि मैं बात करूं आपसे, डिसऑर्डर्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो आप यहां पर डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी बात करें तो कितने टाइप डिसऑर्डर होते हैं मेमोरी के अंदर, 3 टाइप के डिसऑर्डर होते हैं। पहला तो होता है आपका इमीडिएट मेमोरी लॉस, इमीडिएट मेमोरी लॉस, ठीक है। दूसरा होता है आपका रिसेंट मेमोरी लॉस, रिसेंट मेमोरी लॉस, और तीसरे आपकी कौन सी होती है, पर रिमोट, रिमोट मेमोरी लॉस। ये आपके क्या है, मेमोरी के डिसऑर्डर है कि आपको मेमोरी के अंदर जो आपकी मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी की डेफिनेशन क्या है, द पावर ऑफ रिकॉग्निशन, समझे कि नहीं समझे बात का, या फिर द पावर ऑफ रिकॉग्निशन, यानी कि याद करने की क्षमता या फिर किसी को पहचानने की क्षमता को मैं क्या कहता हूं, मेमोरी कहता हूं। या फिर मैं दूसरी भाषा के अंदर बोलूं जो आप लोग सभी जानते हैं, द पावर ऑफ ब्रेन, ब्रेन की पावर को मैं क्या कहता हूं, मेमोरी कहता हूं। या फिर साइंटिफिक के अंदर देखा द पावर ऑफ रिकॉग्निशन, यानी कि किसी को पहचानने की क्षमता को मैं क्या कहता हूं, मेमोरी कहता हूं। आ रहा है सभी को समझ में, पक्का, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, आगे चल सकता हूं, ठीक है। अब आपने बोला कि सर लॉस ऑफ मेमोरी देखने को मिलता है आपको किसके अंदर, डिमेंशिया के अंदर, तो आपने सर एक टर्मिनोलॉजी बोली है लॉस ऑफ मेमोरी, किसके अंदर, डिमेंशिया के अंदर, ठीक है। और डिमेंशिया के अंदर आपने लॉस ऑफ मेमोरी बोली है, तो कौन से टाइप की मेमोरी लॉस देखने को मिलती है, तो आपने बोला है सर रिसेंट टू रिमोट, रिसेंट टू रिमोट। अब ये रिसेंट टू रिमोट मेमोरी लॉस होना क्या होता है, तो रिसेंट टू मेमोरी लॉस होना इमीडिएट मेमोरी लॉस, ठीक है। अब यहां से आपको याद होना चाहिए, इमीडिएट मेमोरी लॉस का मतलब है कि कॉन्शियस माइंड के अंदर जो आपकी मेमोरी होती है, कॉन्शियस माइंड का मतलब कि अभी आप प्रेजेंस ऑफ माइंड जहां पर बैठे हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड जहां पर आप बैठे हो, या फिर जो मैं बातें आपको बोल रहा हूं वो अभी आपके दिमाग में जा रही, लेकिन 5 मिनट बाद यदि मैं आपसे पूछता हूं कि भाई मैं आपको क्या टॉपिक पढ़ा रहा हूं या फिर मैंने अभी क्या आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप उसे याद नहीं रख पाते हो। इस टाइप के मेमोरी लॉस मैं क्या बोलता हूं, इमीडिएट मेमोरी लॉस, यानी कि अभी कुछ समय पहले की बात ही उसको याद नहीं रहती है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और मैं आपको कोई टॉपिक अभी समझा रहा हूं, डिमेंशिया पढ़ा रहा हूं, डिलीरियम पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब डिमेंशिया यदि मैं बोलता हूं आपको, तो मैंने अभी आपसे पूछता हूं 5 मिनट पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, अब मैं यदि आपसे डेफिनेशन पूछता हूं और आप उस डेफिनेशन को नहीं पाते हैं, तो इस टाइप के मेमोरी लॉस को मैं पहले तो मैं उसको किसके अंदर काउंट करूंगा, मेमोरी लॉस के अंदर, क्योंकि द पावर ऑफ रिकॉग्निशन इज फेल, आपके ब्रेन की ताकत या फिर पावर ऑफ रिकॉग्निशन आपकी क्या हो गई है, लॉस हो गई है, पावर ऑफ रिकॉग्निशन लॉस हो गई है, एक बात। दूसरी, द पावर ऑफ ब्रेन वो भी क्या हो गई आपकी, लॉस हो गई। तो इस टाइप के मेमोरी लॉस को मैं क्या, कौन से नाम, किस नाम से जानता हूं, इमीडिएट मेमोरी लॉस, यानी कि अभी कुछ समय पहले की बात, अभी कुछ समय पहले की बात यदि उसे याद नहीं रहती, कुछ समय की बात यदि याद नहीं रहती है, तो उसे मैं क्या कहता हूं आपका, इमीडिएट मेमोरी लॉस बोला।
नेक्स्ट उसके बाद आती है आपकी रिसेंट मेमोरी लॉस। रिसेंट मेमोरी लॉस का मतलब आप समझो कि जैसे आपने सुबह उठने के बाद टूथपेस्ट की होगी, ठीक है, आप वॉशरूम गए होंगे, उसके बाद आपने जो भी आपकी डेली लिविंग्स है उनको परफॉर्म किया होगा, उसके बाद आप ऑफिस से जाने के लिए 9 बजे तैयार हुए, ठीक है, तो आपने सुबह नाश्ता किया होगा या फिर भगवान का आगे प्रार्थना की होगी, ठीक है। तो अब यदि कोई आपसे पूछे, यदि आपसे कोई क्या पूछता है कि जैसे आप 9 बजे ऑफिस में गए, ठीक है, 9 बजे के बाद आपसे कोई 12 बजे या 1 बजे पूछता है, ठीक है, या फिर एट द एंड ऑफ डे आपसे कोई पूछता है कि भाई आपने सुबह क्या किया, नाश्ता कर लिया है नहीं कर लिया, आपने आज क्या क्या काम किया, तो यदि इस टाइप के फंक्शन को बताने में पेशेंट को किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी फील होती है तो उसे किस टाइप के डिसऑर्डर के अंदर काउंट करते हैं, मेमोरी लॉस के अंदर। और मेमोरी कौन से टाइप की मेमोरी, रिसेंट मेमोरी, यानी कि जो काम आपने अभी कुछ समय पहले किया है। जैसे आप सुबह यहाँ पर आए हो, ठीक है, आने से पहले आपने क्या किया होगा, बस के अंदर बैठ के आए होगे, ठीक है, नाश्ता किया होगा, ठीक है। तो अब मैं यदि आपसे पूछूं कि आपने सुबह सुबह क्या किया है, ठीक है, तो आपको वही चीजें याद नहीं है कि आप अभी रिसेंटली में क्या काम करके आए हो, तो ये चीजें किसके अंदर काउंट की जाएगी, आपकी रिसेंट मेमोरी लॉस। जैसे कि किसी से कोई पूछता है कि आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया या नहीं किया, अब उस पेशेंट को याद ही नहीं है कि ब्रेकफास्ट मैंने किया था या नहीं किया था, क्योंकि ब्रेकफास्ट क्या करते हैं, सब सुबह सुबह ही करते हैं, ठीक है, ब्रेकफास्ट थोड़ी ना लंच के टाइम या डिनर के टाइम में करते हैं, ब्रेकफास्ट का टाइम होता है 7 to 9 AM, ठीक है। तो अब उसके बाद आपसे कोई पूछेगा भाई आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया या नहीं किया, तो उसे याद ही नहीं रहता है कि मैंने ब्रेकफास्ट किया है या नहीं किया। नेक्स्ट, रिमोट मेमोरी लॉस। रिमोट मेमोरी लॉस का मतलब है कि आपके बहुत समय पहले की कोई मेमोरी, ठीक है, आपके माइंड के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, समझे कि नहीं, क्योंकि एक बार ही है आपको डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, तो आपसे, और आप हो गए 25 साल के, और आपसे आज कोई पूछता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, तो आपको याद नहीं है। इस टाइप के मेमोरी लॉस को मैं क्या बोलता हूँ, रिमोट मेमोरी लॉस। जैसे कि किसी भी एक अच्छे खासे खेलते इंसान के जीवन में एक आतंक आ जाता है, और आतंक के दिन को क्या बोलता हूं मैं, डेट ऑफ मैरिज, ठीक है। कोई आदमी हंसी खुशी अपने जीवन को व्यतीत कर रहा होता है, एक छोटा बच्चा होता है साधारण सा, ठीक है, लेकिन बड़ा हो जाता है तो माँ बाप क्या कर देते, उसकी शादी कर देते, उसके बाद उसके जीवन में अंधकार ही अंधकार आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर क्या है, डेट ऑफ मैरिज। अब शादी तो एक बार ही होती है, लेकिन कई लोगों को देखा गया है कि डेट ऑफ मैरिज तो याद रहती है, क्योंकि बर्बादी का दिन तो सबको याद रहता है, लेकिन कई बार जो इस टाइप के पेशेंट हो गए उनको ये भी याद नहीं रहती है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग परेशान हो जाते, गुस्से हो जाते कि आपको तो मेरे जन्मदिन की तारीख याद नहीं है, आपको तो आपकी शादी की सालगिरह याद नहीं है, आज हमारी को शादी को हुए 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, मतलब टाइप ऑफ एग्जाम्पल यूज करते हैं लोग इंडिविजुअल अपने अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, ठीक है। तो इस टाइप के मेमोरी लॉस को मैं किसके अंदर काउंट करता हूं, आपके किस टाइप के अंदर, रिमोट, जोर से बोलो थोड़ा, रिमोट मेमोरी लॉस, ठीक है। अब ये रिमोट मेमोरी लॉस आ गया। अब मेरी बात बताओ कि पहले उसके अंदर क्या था, इमीडिएट, ठीक है, इमीडिएट से क्या हुआ, रिसेंट, और रिसेंट से किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, आपकी रिमोट मेमोरी। तो क्या एक प्रोग्रेसिव मैनर इनके अंदर नहीं चल रही है, समझे कि नहीं समझे बात को, कि पहले उसको इमीडिएट मेमोरी लॉस हुआ, फिर उसको रिसेंट हुआ, फिर उसके बाद उसको रिमोट हुआ। तो मैं इसको बोल रहा हूं रिसेंट टू रिमोट। मैंने क्या बोला इसको, रिसेंट टू रिमोट, यानी कि डिलीरियम जो डिमेंशिया वाला पेशेंट है उसके अंदर किस टाइप की मेमोरी का लॉस देखने को मिलता है मेरे को, रिसेंट टू रिमोट, समझे कि नहीं। या फिर मैं बोल सकता हूं प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस, प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस, प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस। ये अब आप सबको आपको दिखने लग रहा है, किसके अंदर देखने को मिल रहा है, आपको डिमेंशिया के अंदर देखने को मिल रहा है। अब आप समझ गए कि रिसेंट टू रिमोट का मतलब क्या होता है और प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस का मतलब क्या होता है। अब एक दूसरी बात ये कि आपके सिलेबस के अंदर आपको बहुत सारे डिसऑर्डर पढ़ने, ठीक है, जिसमें आपका डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी भी आपको पढ़ना है। अब आपके डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी आपको कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैं क्योंकि मेमोरी की आपको डेफिनेशन बता दी, मेमोरी की डेफिनेशन क्या होती है, द पावर ऑफ ब्रेन या फिर द पावर ऑफ रिकॉग्निशन, ये तो क्या होती है, डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट उसके बाद में आपकी कितने टाइप की मेमोरी होती है, 3 टाइप की मेमोरी होती है, इमीडिएट, रिसेंट एंड रिमोट। यदि इनके अंदर किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस पाया जाता है तो इन्हें मैं क्या बोल देता हूं, डिस्टर्बेंस ऑफ मेमोरी, जिसके अंदर मैंने पढ़ा है कि इमीडिएट मेमोरी लॉस बोल दो, रिसेंट मेमोरी और रिमोट मेमोरी। इमीडिएट के अंदर है कि किसी व्यक्ति को अभी कुछ समय पहले की बातें याद नहीं रहती है, जैसे प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है,
ठीक है, या फिर कॉन्शियस माइंड के अंदर, उसके माइंड के अंदर कोई थिंकिंग या किसी टाइप की प्रेजेंट नहीं रहती है, तो उस टाइप के मेमोरी लॉस को मैं क्या बोलता हूं, इमीडिएट मेमोरी लॉस। और किसी व्यक्ति को कुछ समय पहले की गई प्रतिक्रिया, ठीक है, जो कि अपनी पेशेंट क्या करता है, एक्टिविटी डेली लिविंग, जो कि मॉर्निंग एक्टिविटी डेली लिविंग है, उनको याद नहीं रख पाता है, तो उसे मैं क्या बोलता हूं, इसके अंदर काउंट करता हूं रिसेंट मेमोरी लॉस, जिसमें कि मैंने बोला है आपको कि किसी ने ब्रेकफास्ट किया या नहीं किया। नेक्स्ट उसके बाद रिमोट मेमोरी लॉस, कि किसी को बहुत समय पहले की चीजें याद नहीं रहती, जैसे डेट ऑफ बर्थ बोल दो, डेट ऑफ मैरिज बोल दो, या फिर डेट ऑफ आपने कब डिग्री पास की, समझे कि नहीं समझे बात को। तो बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर काउंट कर सकते हो जो कि आपके प्रीवियस लाइफ से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। जैसे कि आपने घर कब खरीदा, ठीक है, आपने नया घर कब बनाया, पुरानी चीजें जो आपको, आपके माँ बाप की डेथ कब हुई, ठीक है, आपने स्कूल में एडमिशन कब लिया, ठीक है। तो ये जैसे कई बार कई फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, ठीक है, कई फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो उनको याद ही नहीं रहता मेरी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, मेरी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, या फिर मैंने कौन से ईयर के अंदर कब एडमिशन लिया था। वो यार दोस्तों से पूछते रहते हैं कि मैंने कब एडमिशन लिया था, ये इधर उधर फोन मिलाते हैं कि भाई मेरी कितनी परसेंटेज बनी थी, कितनी परसेंटेज नहीं बनी थी, ठीक है। तो वो सब के सब कहाँ चले जाते हैं, आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर चले, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है, ठीक है, और वहां से वो स्प्लैश हो जाती है। तो इस टाइप के डिसऑर्डर को मैं किसके अंदर काउंट करता हूँ, रिमोट मेमोरी लॉस, ठीक है। अब यही चीज मैंने आपको इसके अंदर बोली थी, किसके अंदर, डिमेंशिया के अंदर, कि इट इज ए मेमोरी लॉस। और इसके अंदर किस टाइप के मेमोरी लॉस को देखने को मिलता है आपको, रिसेंट एंड रिमोट मेमोरी लॉस देखने को आपको मिलता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत अब समझ में आ गया, रिसेंट का रिमोट का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में, नेक्स्ट उसके बाद अब आपको डेफिनेशन क्लियर होने के बाद, डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको। अब डेफिनेशन क्लियर होने के बाद अब आपसे पूछा जाए कि किसी भी एक व्यक्ति के अंदर, अब अपने टॉपिक का क्या नाम रहेगा, डिमेंशिया। और डिमेंशिया के बारे में अब आप बहुत सारी बातें जान चुके हो कि डिमेंशिया क्या होता है और इसके अंदर किस टाइप का मेमोरी लॉस अपने को देखने को मिलता है। दो बात हो गई। नेक्स्ट उसके बाद अब डिमेंशिया के अंदर मोस्ट कॉमन रूप से आपका क्या अफेक्ट होता है, डिमेंशिया के अंदर मोस्ट कॉमन रूप से क्या आपका अफेक्ट होता है। जैसे आपका डिलीरियम मैंने जब आपको पढ़ाया था, तो डिलीरियम के अंदर मैंने आपको बताया था कि डिलीरियम के अंदर आपकी मोस्ट कॉमन रूप से क्या अफेक्ट होती है, आपकी कॉन्शियसनेस अफेक्ट। डिलीरियम के अंदर आपकी मोस्ट कॉमन रूप से क्या अफेक्ट होती है, आपकी कॉन्शियसनेस अफेक्ट होती है। और कॉन्शियसनेस के साथ साथ में आपकी क्या अफेक्ट होती है, अटेंशन अफेक्ट होती है। क्योंकि उस डिसऑर्डर के अंदर क्या पाया जा रहा था, ब्रेन के अंदर किसी टाइप की क्या पाई जा रही थी, पैथोलॉजी प्रेजेंट थी। समझ में आ रहा है ना, समझ में पक्का, ठीक है। तो डिलीरियम, डिलीरियम के अंदर मैंने क्या बोला था, कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब कॉन्शियसनेस अफेक्ट हो रही थी, इसीलिए तो मैंने उसके अंदर किसका नाम दिया था, क्लाउडी कॉन्शियसनेस। इसलिए मैंने उसको क्या बोला था, क्लाउडी कॉन्शियसनेस। अब मत आया करो बीच में, कंप्यूटर पे चल रही क्लास, ठीक है। डिलीरियम एंड डिमेंशिया, तो डिलीरियम के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लाउडी कॉन्शियसनेस, और दूसरा क्या देखने को मिलेगा, इंपेयरमेंट इन अटेंशन। तो ये तो आपको किसको अफेक्ट कर रही थी, आपकी कॉन्शियसनेस को, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि डिमेंशिया के अंदर मोस्ट कॉमन रूप से आपकी क्या अफेक्ट होगी। तो डिमेंशिया के अंदर क्या अफेक्ट हो रही है आपकी, वेरी गुड, डिमेंशिया के अंदर क्या अफेक्ट हो रही है आपकी, मोस्ट कॉमन रूप से आपकी क्या अफेक्ट होती है, मेमोरी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उस पेशेंट के अंदर आपको कैसा देखने को मिलता है, क्रोनिक प्रोग्रेसिव, ठीक है, क्रोनिक प्रोग्रेसिव लॉस देखने को मिलता है, किसका, मेमोरी का। और किस टाइप की मेमोरी का, फ्रॉम रिसेंट टू रिमोट, फ्रॉम रिसेंट टू रिमोट टाइप की मेमोरी का लॉस है जो आपको देखने को मिलता है, किसके अंदर, आपको डिमेंशिया के अंदर। अब आपसे कोई पूछे कि डिमेंशिया के अंदर मोस्ट कॉमन रूप से क्या अफेक्ट होती है, क्वेश्चन आस्किंग इन योर एम्स, कभी भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिमेंशिया के अंदर मोस्ट कॉमन रूप से क्या अफेक्ट होती है, तो आप अफेक्ट, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अफेक्ट इन डिमेंशिया, ठीक है, मोस्ट कॉमन रूप से क्या आपकी अफेक्ट होती है। ए आपका क्या हो गया, अटेंशन, ए अटेंशन, बी मेमोरी, ए अटेंशन, बी मेमोरी, और सी आपका क्या होता है, अटेंशन, मेमोरी, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, और डी आपकी क्या होती है, हाइजीन।
तो अब आपको आंसर क्या करना पड़ेगा, क्या कि देखो यहां पर क्या बोल रहा है वो, डिमेंशिया के अंदर क्या अफेक्ट होती है मोस्ट कॉमन रूप से, तो डिमेंशिया के अंदर आपकी क्या अफेक्ट होती है, मेमोरी मोस्ट कॉमन रूप से अफेक्ट होती है। और वहीं यदि आपसे पूछ ले कि डिलीरियम के अंदर मोस्ट कॉमन रूप से क्या अफेक्ट होती है, तो डिलीरियम के अंदर आपकी क्या अफेक्ट होती है, अटेंशन। डिलीरियम के अंदर क्या अफेक्ट होती है आपकी, अटेंशन एंड कॉन्शियसनेस। ये सब चीजें याद करके रखना, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, अदरवाइज कहीं से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे मोस्ट कॉमन रूप से आपको अफेक्ट किसके अंदर देखने को मिलता है, डिमेंशिया के अंदर, मेमोरी, और मेमोरी भी पूछ ले तो किस टाइप के मेमोरी लॉस देखने को मिलता है आपको, रिसेंट टू रिमोट, रिसेंट टू रिमोट टाइप की मेमोरी का लॉस आपको देखने को मिलता है। या फिर बोल दे आपको क्रोनिक प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मेमोरी कौन से टाइप के ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर के अंदर देखने को मिलता है, कौन से टाइप का, क्रोनिक प्रोग्रेसिव है, क्रोनिक प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस कौन से टाइप के डिसऑर्डर के अंदर देखने को मिलता है आपको, है? अरे डिमेंशिया नहीं पढ़ा रहा क्या मैं, तो क्रोनिक का मतलब क्या है, प्रोग्रेसिव, क्रोनिक प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस कौन से टाइप के डिसऑर्डर के अंदर देखने को मिलता है आपको, तो डिमेंशिया के अंदर ही तो देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में अब आपको, लेकिन आपकी ये किसके अंदर देखने को मिलता है आपको, डिमेंशिया के अंदर। अब उसके बाद में यदि आपसे पूछी जाए तो इसके अंदर आपकी अटेंशन, आपकी अटेंशन और कॉन्शियसनेस अफेक्ट नहीं होती, इसके अंदर आपकी अटेंशन और कॉन्शियसनेस अफेक्ट नहीं होती। आपकी जो अटेंशन है और जो कॉन्शियसनेस है वो कैसी रहती है, नॉर्मल, वो कैसी रहती है, नॉर्मल आपकी रहती है। समझ गए बात को, देखो चीजों को टिपिकल मत बनाओ, समझने की कोशिश तो करो, आप किसी चीज को समझने की कोशिश करोगे तभी तो बोल पाओगे, अब जब समझने की कोशिश नहीं करोगे तो कहां से बोल पाओगे। मैं इतने टाइम से आपको एक टॉपिक समझा रहा हूं, इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, क्लासरूम स्टडी का पर्पज है कि किसी भी एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ रूप से समझाया जाए। ठीक है, आप किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पास क्वालिफाई करने के लिए बैठे हो, किसी एक यूनिवर्सिटी एग्जाम को पास करने के लिए नहीं बैठे हो कि 16 नंबर का क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि डिफाइन मेमोरी, डिफाइन मेमोरी, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मेमोरी, समझे कि नहीं, और यहां दे दिया 16 नंबर। ये आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा वहां पर आपको इस क्वेश्चन में से, आंसर में से आपको ढूंढना है कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है, समझे कि नहीं बात को। तो ऐसे नहीं है कि आपको जो चीज पढ़ाई जा रही है आप उस पर ध्यान ही ना दो, आपको अटेंटिव माइंड के अंदर रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको भी डिलीरियम एंड डिमेंशिया हो सकता है। समझे कि नहीं बात को, आपको भी डिलीरियम एंड डिमेंशिया देखने को मिल सकता है, और जब डिलीरियम एंड डिमेंशिया आपको ही रहेगा तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्या कैसे पास हो जाओगे। तो इसलिए थोड़ा आपकी अटेंशन को मेंटेन करके रखो। ठीक है, आपको एक एक चीज बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाई जा रही है, अगर ऐसे रिजल्ट ऐसे बताओगे, ऐसे नहीं दोगे तो आंसर फिर क्या फायदा हमारा पढ़ाने का। नेक्स्ट उसके बाद में मैंने बोला है डिमेंशिया, लड़की सुन, ठीक है, डिमेंशिया बोला, डिमेंशिया के अंदर मोस्ट कॉमन रूप से क्या अफेक्ट होती है, आपकी मेमोरी अफेक्ट होती है, लेकिन इसके अंदर क्या अफेक्ट नहीं होती, आपकी अटेंशन एंड कॉन्शियसनेस। ऐसे बच्चे चाहिए जो आते ही जुड़ जाएं, जिनको मालूम हो माइंड के अंदर पिक्चर क्या चल रही थी कल, आपको इतनी देर से समझा रहे उसके बाद भी नहीं दिक्कत समझ में आ रही तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, आपको टाइम लगेगा आपको, और अपने को टाइम अपने पास है नहीं, क्योंकि नॉर्थ सेट की डेट कितनी तारीख की है, 20 नवंबर की। समझे कि नहीं समझे बात को। ठीक है, नेक्स्ट अटेंशन और कॉन्शियसनेस इसके अंदर अफेक्ट नहीं होती है। अब यदि डिमेंशिया मेरे को मोर देन 65 ईयर्स एज के अंदर देखने को मिलता है, यदि डिमेंशिया किसी भी व्यक्ति के अंदर आफ्टर 65 ईयर देखने को मिलता है, तो मैं इस टाइप के डिमेंशिया को क्या बोलता हूं, सेनाइल डिमेंशिया। इस टाइप के डिमेंशिया को मैं क्या बोलता हूं, सेनाइल डिमेंशिया। आ गई बात समझ में, कि किसी एक व्यक्ति के अंदर यदि 65 ईयर्स के बाद में मेरे को डिमेंशिया देखने को मिलता है तो मैं क्या बोलता हूं उसे, सेनाइल डिमेंशिया। और वहीं यदि किसी व्यक्ति के अंदर 45 ईयर्स से पहले मेरे को उसकी मेमोरी का लॉस देखने को मिलता है या फिर डिमेंशिया देखने को मिलता है, तो उस टाइप की डिमेंशिया को मैं क्या बोलता हूं, प्री सेनाइल डिमेंशिया। प्री सेनाइल डिमेंशिया। हो गई बात क्लियर कि सर प्री सेनाइल डिमेंशिया का मतलब क्या होता है और सेनाइल डिमेंशिया का मतलब क्या होता है। तो किसी व्यक्ति के अंदर यदि मोर देन 65 ईयर्स एज के बाद में आपको डिमेंशिया देखने को मिलता है तो कौन सा बोलूंगा मैं उसे, सेनाइल डिमेंशिया।
और मोर देन बिफोर 45 ईयर देखने को मिलता है तो मैं बोलूंगा उसका प्री सेनाइल डिमेंशिया, या फिर मैं इसे कौन सा दूसरा नाम बोलूंगा, अर्ली डिमेंशिया, या फिर दूसरा मैं क्या नाम बोलूंगा उसका, अर्ली डिमेंशिया। समझ गए बात को यहां तक क्लियर? आपको डिमेंशिया के बारे में ये कुछ चीजें याद हो जानी चाहिए, ठीक है, कि डिमेंशिया कैसा डिसऑर्डर होता है, क्रोनिक, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, परमानेंट एंड लॉन्ग टर्म इंपेयरमेंट होता है, किसके अंदर, कॉग्निटिव फंक्शन के अंदर, और इसके अंदर मोस्ट कॉमन रूप से क्या अफेक्ट होती है आपकी मेमोरी, और कौन से टाइप की मेमोरी, रिसेंट टू रिमोट, समझे कि नहीं। नेक्स्ट उसके बाद में यदि कोई पूछे आपसे कि रिसेंट टू मेमोरी, इसके अंदर अटेंशन और कॉन्शियसनेस आपकी अफेक्ट नहीं होती है। अब किसी भी एक क्लाइंट के अंदर यदि 65 ईयर्स के बाद डिमेंशिया देखने को मिलता है तो मैं क्या बोलता हूं उसे, सेनाइल डिमेंशिया, और यदि 45 साल से पहले देखने को मिलता है, ठीक है, या फिर अर्ली एज के अंदर देखने को मिलता है तो मैं क्या बोलता हूं उसे, प्री सेनाइल डिमेंशिया या फिर अर्ली डिमेंशिया। समझ गए बात को? ये कॉमन चीजें आपको किसी भी एक मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई बार बेसिक क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं और यहीं से पूछे जाते, इसके अलावा कहीं और से नहीं पूछे जाते, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद यदि अपन आगे की तरफ चले, ठीक है, नेक्स्ट आगे चलकर बात करता हूं मैं कोज की, आगे चल करके मैं कोज के बारे में बात करूं। पहले आपने डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अफेक्ट पढ़े कि क्या क्या उसके अंदर अफेक्ट होते हैं। लिख नहीं रहे ना आपने, आज एक भी चीज नहीं लिखी ना अभी तक। नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं बात करूं कोज की, तो यदि कोज मैं बात करता हूं किसके अंदर, इंडिया के अंदर, कोज के बारे में यदि मैं बात करूं किसके अंदर, इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन कोज क्या है, डिमेंशिया का। समझे कि नहीं समझे बात को? इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन कोज क्या है, डिमेंशिया का। तो इंडिया के अंदर जो मोस्ट कॉमन कोज है वो क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। इंडिया के अंदर जो मोस्ट कॉमन कोज है वो क्या है, डिमेंशिया का, हाइपोथायरॉयडिज्म। अब एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डिमेंशिया इन इंडिया, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डिमेंशिया इन इंडिया, तो आपका आंसर क्या रहेगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। समझ गए बात को? ठीक है। अब हाइपोथायरॉयडिज्म आपको कैसे, कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा क्या सिक्रीट किया जाता है, हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं T3 एंड T4, ये आगे चल करके हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में मदद करते हैं। अब किसी व्यक्ति के अंदर यदि थायराइड हार्मोन की कमी है, यदि किसी व्यक्ति के अंदर थायराइड हार्मोन की कमी है, तो आगे जाकर के वो किसका निर्माण नहीं कर पाएंगे, T3 एंड T4 का, और T3 एंड T4 का नहीं होगा तो अपने वो ब्रेन का क्या नहीं हो पाएगा, पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होना यानी मतलब कि ब्रेन के अंदर किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट होना। समझे कि नहीं समझे बात को? तो ये तो कौन कोज करता है, आपका हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट उसके बाद सर और क्या कोज हो सकते हैं, तो और कोज के बारे में यदि बात करें तो पहला कोज होगा आपका इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर यदि कोई पूछता है, इसको जरूर याद कर लेना कि इंडिया के अंदर यदि कोई पूछता है तो आपको क्या देना पड़ेगा, नाम हाइपोथायरॉयडिज्म। इंडिया के अंदर पूछता है तो क्या देना पड़ेगा आपको, हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट आगे चल करके कोज और बात करें तो यदि मैं बात करूं सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज, ठीक है। कोई व्यक्ति यदि सब्सटेंस का अब्यूज करता है, ठीक है, कोई व्यक्ति यदि सब्सटेंस का अब्यूज करता है, और सब्सटेंस अब्यूज के अंदर मैं किसको इंक्लूड करूंगा, आपके ड्रग्स को, आपके किसको इंक्लूड करूंगा, ड्रग्स को, या फिर किसको इंक्लूड करूंगा, आपके एल्कोहलिज्म को। किसको इंक्लूड करूंगा मैं, आपके ड्रग्स को, या फिर किसको इंक्लूड करूंगा मैं, आपके एल्कोहलिज्म को। अब कोई देखना कि एक व्यक्ति है बहुत ज्यादा क्या करता है, एल्कोहल का इंटेक करता है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एल्कोहल का इंटेक करता है, अब एल्कोहल का इंटेक करता है तो उस व्यक्ति के अंदर विटामिन B1 की कमी अपने को देखने को मिलती है। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है, कल बोल रही थे, याद करके आऊंगी, फिर क्या हुआ, भूल गई घर जाकर के पढ़ना भी है कुछ। कल बोल रही थी ना याद करके आऊंगी, आपने ही बोला था ना। अब बता दो B1 का नाम क्या है, हाँ बता। थायामीन। विटामिन B1 का क्या नाम है, थायामीन। यानी कि उस पेशेंट के अंदर जो कोई व्यक्ति एल्कोहल का एक्सेसिव इंटेक करता है तो उस व्यक्ति के अंदर मेरे को विटामिन B1 की कमी देखने को मिलती है। और विटामिन B1 का नाम क्या है, थायामीन। अब अगर कल दोबारा कभी पूछा गया ना, फिर भूल गई ना,
तो फिर देख लेना, ठीक है। अब ये विटामिन थायामीन की कमी होगी, ठीक है। तो थायामीन की कमी से अपने को एक डिसऑर्डर देखने को मिलता है जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, वर्निक्स, WER, वर्निक्स कोरासकोफ, वर्निक्स कोरासकोफ सिंड्रोम। ये अपने को किसकी, अब देखो आपको यहां पर दो चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि एल्कोहल का यदि कोई व्यक्ति एक्सेसिव इंटेक करता है तो उस व्यक्ति के अंदर आपको कौन से टाइप का डिसऑर्डर या सिंड्रोम देखने को मिलता है, वर्निक्स कोर्सकोफ सिंड्रोम। एक बात। दूसरी, यदि आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन B1 की कमी से, यदि यहां देख लड़की, विटामिन B1 की कमी से कौन सा डिसऑर्डर होता है, तो कौन सा होता है आपका, वर्निक्स कोर्सकोफ सिंड्रोम। यदि कभी पूछ लिया जाए आपसे कि एक पेशेंट है जिसको क्या है, वर्निक्स कोर्सकोफ सिंड्रोम है, तो उस व्यक्ति के अंदर कौन से टाइप की विटामिन कमी है, B1 की। मैडम बोलने की कोशिश कर, कौन से टाइप की कमी है, विटामिन B1 की। तो वो पूछेगा कि एक व्यक्ति है जिसके अंदर कोर्सकोफ सिंड्रोम की है प्रेजेंट है, तो उसके अंदर अपन कौन सी विटामिन उसके अंदर उसको उसकी डाइट के अंदर इंक्लूड करेंगे, कौन सी डाइट, कौन सी विटामिन इंक्लूड करेंगे, तो जोर से बोलते ना, यहां तक आवाज आनी चाहिए, विटामिन B1। समझ गए बात को। तो विटामिन बी, अब क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेगा, आपको तीनों तरीके से मैंने क्वेश्चन बता दिए। पहले ये कंडीशन को लीड कर रहे हैं, और मैंने बताया था किसी भी डिसीज को ट्रीट करना है तो उसके पॉजिटिव फैक्टर को खत्म कर दो, वो डिसीज अपने आप ट्रीट हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे बात को। तो यहां पर कमी किसकी हो रही है, विटामिन B1 की, ठीक है। तो आप विटामिन बी दे दो पेशेंट को, वर्निक्स कोर्सकोफ सिंड्रोम डेवलप नहीं होगा। अब सर एम्स पटना के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पेशेंट है, ठीक है, एम्स पटना के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पेशेंट है किसका, वर्निक्स कोर्सकोफ सिंड्रोम का, तो उसके अंदर विटामिन B1 की डोज दी जा रही है, तो उसके अंदर विटामिन B1 की डोज कितनी रहेगी, 100 mg। अरे कल लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, अरे कहां दिमाग रहता है तुम्हारा, है कल लिखवाया था कि नहीं, 100 mg बोला था। एम्स पटना के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन B1 एफिशिएंसी होती है, उसके अंदर जो आपको डोज किसकी दी जाती है, विटामिन B1 की, और कितनी, 100 mg, और रूट कौन सा रहेगा आपका, IV, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं बात करूं तो एम्स दिल्ली 2019, एम्स दिल्ली 2019 के अंदर पूछा गया था कि एक पेशेंट के अंदर, लड़की यहां ध्यान दे ले, एक पेशेंट है उसके अंदर वर्निक्स कोर्सकोफ सिंड्रोम है, तो उस पेशेंट के अंदर कौन से टाइप की विटामिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन एम्स दिल्ली या फिर नॉर्थ के अंदर 2019, 18, 20 के अंदर पूछा गया है, ऐसा कैसा, ठीक है। अब कुछ लोग तो ऐसा सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ, ये तो पता नहीं इतने दिमाग लगा के क्यों पढ़ा रहे, पढ़ा इसलिए रहे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप नहीं पढ़ोगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। आगे बात समझ में, ठीक है। अब ये वर्निक्स कोर्सकोफ सिंड्रोम ये आगे जाकर के क्या करता है, लीड्स टू द, मैं पढ़ा रहा हूं ना, ठीक है, लीड्स टू द मेमोरी लॉस। ये आगे जाकर के किसको कोज करता है, लीड टू द मेमोरी लॉस, यानी कि मेमोरी के लॉस को ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और मेमोरी के लॉस को ही मैं किसके अंदर काउंट करता हूं, आपके डिमेंशिया के अंदर। मेमोरी के लॉस को ही मैं किसके अंदर काउंट करता हूं, आपका डिमेंशिया। देखो 0 से शुरू किया है मैंने, अगर कोई ये बोलता है कि सर आपका समझ में नहीं आता है तो मेरी गलती नहीं है, मैं आपको पूरी लर्निंग करा रहा हूं, मैंने आपको बताया है, पूरा कोज बता रहा हूं कि कोई व्यक्ति यदि अल्कोहल का इंटेक करता है, अल्कोहल का भी कैसा, एक्सेसिव, यदि कोई एक्सेसिव अल्कोहल का इंटेक करता है तो उस व्यक्ति के अंदर कौन से टाइप की विटामिन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, विटामिन B1, और विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है, थायामाइन, ठीक है। और उसके अंदर मेरे को क्या देखने को मिलेगा, वर्निक्स कोर्सकोफ सिंड्रोम, और वर्निक्स कोर्सकोफ सिंड्रोम के कारण क्या होती है, किसी भी एक मेमोरी लॉस, और इस मेमोरी लॉस को ही मैं क्या बोलता हूं, डिमेंशिया, क्योंकि आपने देखा है और आपने बोला है कि डिमेंशिया के अंदर क्या अफेक्ट होती है, मोस्ट कॉमन रूप से आपकी मेमोरी। समझे कि नहीं समझे बात को, अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद में ये तो हो गया किसके अंदर, आपका सब्सटेंस के अंदर, ठीक है।
पढ़ते नहीं हो तुम लोग, पता नहीं कहाँ चले जाते हो, ध्यान तो रखते नहीं हो। हम पता नहीं क्या क्या पढ़ा है, फिर आगे जा करके बोलते हो समझ में आता नहीं है। समझ में कहाँ से आएगा, आप खुद से तो मेहनत करते नहीं हो, आप खुद से तो मेहनत करते नहीं हो। एग्जाम टाइम पीक पर है आपका, खुद पढ़ते नहीं हो, ठीक है, तो समझ में कहाँ से आएगा। नेक्स्ट उसके बाद में सब्सटेंस अब्यूज होने के बाद में आपकी आती है, क्या आती है आपकी, पिक्स डिसीज। आगे चल करके कोज के अंदर मैं यदि और आगे बात करूं तो आगे चल के कोज की बात कर रहा हूं मैं, किसके कोज की, हाँ, डिमेंशिया के कोज के बारे में बात कर रहा हूं। तो पहले मैंने क्या बोला है, कोज, मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है इंडिया के अंदर, मैडम बोल थोड़ा, क्या कर रहा है मैंने, हाइपोथायरॉयडिज्म। दूसरा मैंने बोला है कि दूसरा मैंने क्या बोला है, सब्सटेंस अब्यूज, ठीक है, सब्सटेंस अब्यूज के अंदर मैंने क्या बोला, ड्रग्स एंड एल्कोहलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, पिक्स डिसीज, ठीक है। अब ये पिक्स डिसीज क्या होती है कि इस डिसीज के अंदर आपके ब्रेन के अंदर क्या पाए जाते हैं, लोब पाए जाते हैं। ब्रेन के अंदर कितने लोब पाए जाते हैं आपके, ब्रेन के अंदर कितने लोब पाए जाते हैं, हैं? अरे ब्रेन के अंदर कितने लोब पाए जाते हैं, कितने लोब होते हैं ब्रेन में, कितने होते हैं, नहीं पता। ब्रेन के अंदर आपके 4 लोब पाए जाते हैं, ठीक है। ब्रेन के अंदर कितने लोब होते हैं आपके, 4 लोब होते हैं, ठीक है। और ये 4 लोब के अंदर इसमें सबसे पहले मैं किसको बोलता हूं, अरे तो मेरी बोल ले, पहले मैं किसको बोलता हूं, आगे वाले हिस्से को मैं क्या बोलता हूं, फ्रंटल लोब, ठीक है। और पीछे वाले हिस्से को मैं क्या बोलता हूं, ऑक्सीपिटल लोब। समझे कि नहीं समझ, पहले ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है इसको मैं क्या बोल रहा हूं लड़की, फ्रंटल, और पीछे वाले को क्या बोल रहा हूं मैं, ऑक्सीपिटल। अब ये जो आपका कान से आगे का जो हिस्सा है, ठीक है, जो आपके कान से आगे का हिस्सा है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, पैराइटल, सॉरी बाई फ्रंट, क्यों कंफ्यूज करती है, कान से आगे का आपका कौन सा होता है, पैराइटल, समझे कि नहीं सर। पीछे का क्या होता है आपका, टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है, आपका पैराइटल लोब, और ये कौन सा है आपका, टेम्पोरल लोब, ठीक है। आपको मालूम हो गया कि ब्रेन के अंदर कितने लोब पाए जाते हैं आपके, 4 लोब, ठीक है, 4 लोब होता है। पहला कौन सा होता है आपका, फ्रंटल लोब, दूसरा कौन सा होता है आपका, ऑक्सीपिटल लोब जो बैक साइड होता है, ठीक है, और ये कौन सा आता है आपका, पैराइटल लोब, और तीसरा होता है आपका कौन सा, टेम्पोरल लोब, ठीक है, ठीक है। तो अरे जब ईसीटी देते हैं तो उसकी पोजीशन क्या होती है, बाई पैराइटल होती है कि नहीं होती, तो पैराइटल कहाँ लगाते हैं, यहीं लगाते हैं, इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट पीछे थोड़ी करते हैं। तो बाई पैराइटल कान के आगे का हिस्सा आपका कौन सा होगा, बाई पैराइटल, और पीछे का तरफ कौन सा होगा आपका, बाई टेम्पोरल, समझेगा नहीं। और ज्यादा पीछे की तरफ जाते हैं तो ये कौन सा होगा आपका, ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। अब इनका अलग अलग लोब का क्या होता है, अलग अलग काम होता है। तो जो आपका ऑक्सीपिटल लोब है उसका किसका काम होता है, आपका देखने का काम होता है। अब किसी व्यक्ति के अंदर यदि उसका ऑक्सीपिटल लोब एक्सीडेंट के अंदर खत्म हो जाता है, ठीक है, किसी ट्रॉमा के अंदर, किसी इंजरी के अंदर, तो उसके अंदर अपने को किसके अंदर डिफेक्ट देखने को मिलता है, उसके विजन के अंदर, समझ गए बात को, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं फ्रंटल लोब के बारे में बात करूं तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एम्स दिल्ली के अंदर कि आपका फ्रंटल लोब कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है, तो आपका फ्रंटल लोब करता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन। एग्जीक्यूटिव फंक्शन आपके कौन परफॉर्म करता है, आपका फ्रंटल लोब। अब एग्जीक्यूटिव के अंदर आपकी प्लानिंग, मैनेजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लिख लो इनको फिर बाद में कहोगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद रीजनिंग, और नेक्स्ट उसके बाद में आपका कौन सा होता है, थिंकिंग। उसके बाद में कौन से होते हैं आपकी, थिंकिंग। नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ा होगा ये, तो हो गया ना आपका नर्वस सिस्टम, पढ़ा है ना ये तो, ठीक है। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग परफॉर्म कौन करता है, आपका फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब के अंदर पहला कौन से आता है, आपकी प्लानिंग, मैनेजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड थिंकिंग, ठीक है। और नेक्स्ट आती है आपकी कौन सी, मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपका पैराइटल लोब होता है P4, समझे कि नहीं समझे बात को,
पैराइटल लोब होता है तो आपका टच, टेम्परेचर, पेन और टेस्ट, समझे कि नहीं? पी फॉर पेन, टच, टेम्परेचर, ठीक है। इनके रिगार्डिंग जो आपका काम करता है वो कौन करता है? आपका पैराइटल लोब आपका काम करता है। नेक्स्ट आता है आपका टेम्पोरल लोब। तो जो आपका ये टेम्पोरल लोब है ये भी आपकी किससे संबंधित काम करता है? मेमोरी। किससे संबंधित काम करता है? आपकी मेमोरी से संबंधित काम करता है। और आपकी जो भी क्रिटिकल थिंकिंग है उसके संबंध में आपका कौन सा काम करता है? आपका टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो आपका ये, अब इसके अंदर मैंने क्या बोला? फिक्स्ड डिसीज के अंदर, फिक्स्ड डिसीज के अंदर क्या होता है कि आपका जो टेम्पोरल लोब है, सॉरी फ्रंटल लोब है, उसके अंदर मेरे को क्या देखने को मिलता है? श्रिंकेज देखने को मिलता है। उसके अंदर मेरे को क्या देखने को मिलता है? श्रिंकेज देखने को मिलता है। यानी कि इस जो पार्ट है, ये जो पार्ट है किसका? फ्रंटल लोब का, उसके अंदर मेरे को एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। अब जब फ्रंटल लोब के अंदर मेरे को एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है, फ्रंटल लोब के अंदर मेरे को एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी, तो मेरे कौन कौन से फंक्शन अफेक्ट होंगे? एग्जीक्यूटिव फंक्शन, प्लानिंग, मैनेजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, थिंकिंग एंड मेमोरी। अब ये जब सारी चीजें अफेक्ट होगी कि मैं प्लानिंग नहीं कर सकता, मैं मैनेजिंग नहीं कर सकता, मैं किसी का प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं कर सकता, मैं रीजनिंग नहीं कर सकता, मैं थिंकिंग नहीं कर सकता, तो ये सारी की सारी कंडीशन किसको लीड करेगी? आपकी डिमेंशिया को। और डिमेंशिया के अंदर किसको लीड करेगी? मेमोरी लॉस को। समझ गए बात को? तो आपका टेम्पोरल, आपका फ्रंटल और कौन सा? पैराइटल। फ्रंटल और पैराइटल लोब के अंदर आपको या तो कोई डैमेज देखने को मिले, ठीक है, या फिर क्या देखने को मिले? श्रिंकेज। श्रिंकेज का मतलब क्या होता है? अरे श्रिंकेज का मतलब क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्शन। श्रिंकेज का मतलब क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्शन। यानी कि वहां पर जो ब्रेन के अंदर जो टेम्पोरल फ्रंटल लोब के अंदर जो सेल पाई जाती है उनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट रहता है। तो इस टाइप के यदि आपको किसी भी टाइप के देखने को मिलता है कौन से लोब के अंदर? फ्रंटल और पैराइटल लोब के अंदर, तो इस टाइप के डिसऑर्डर को मैं क्या बोलता हूँ? फिक्स्ड डिसीज। इस टाइप के डिसऑर्डर को मैं क्या बोलता हूँ? फिक्स्ड डिसीज बोलता हूँ। मैडम समझ में आएगा नहीं आया? इस टाइप के डिसऑर्डर को मैं क्या बोलता हूँ? फिक्स्ड डिसीज बोलता हूँ। फिक्स्ड डिसीज का मतलब समझ गए आपको? कि आपसे कोई पूछे फिक्स्ड डिसीज का मतलब क्या होता है, या फिर कोई आपसे बोले कि फ्रंटल और पैराइटल लोब के अंदर श्रिंकेज यदि प्रेजेंट रहता है, फ्रंटल और पैराइटल लोब के अंदर श्रिंकेज यदि प्रेजेंट रहता है, तो इस टाइप के डिसीज को मैं कौन सी डिसीज बोलता हूं? फिक्स्ड डिसीज। हो गई बात क्लियर? दूसरी यदि बोले कि आपके फिक्स्ड डिसीज के अंदर कौन कौन से ब्रेन के लोब के अंदर आपको श्रिंकेज देखने को मिलता है या फिर कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, तो कौन कौन से? फ्रंटल और पैराइटल। समझ गए बात को? नेक्स्ट उसके बाद में ये आपके कौन सा दूसरा कोर्स था? फिक्स्ड डिसीज का। ये कौन सा आपका कोज था? फिक्स्ड डिसीज का। नेक्स्ट उसके बाद में तीसरे कोज के बारे में यदि बात करूं तो पहला अपना ये हो गया, दूसरा आगे चल करके बात करूं तो आपका कौन सा आता है? पार्किंसन डिसीज। पार्किंसन डिसीज। अब पार्किंसन डिसीज के बारे में बात करें तो पार्किंसन डिसीज के अंदर आपको कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल एब्नॉर्मल देखने को मिलता है? पार्किंसन जो डिसीज है वो कौन से टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर की कमी के कारण होता है? कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से होती है पार्किंसन डिसीज? क्या बोलती है उसको? न्यूरोट्रांसमीटर तो बोलती होगी, क्या बोलती है? कौन से नाम बता? सिजोफ्रेनिया पढ़ा था? सिजोफ्रेनिया के अंदर कुछ नाम आया था? हैं? इसको क्या बोलती है? अरे इसको क्या बोलती है? और डोपामाइन को क्या बोलती है? न्यूरोट्रांसमीटर ही तो बोलती है, ब्रेन केमिकली बोलती है ना फिर। ठीक है, पार्किंसन डिसीज के अंदर आपको किसका लेवल कम देखने को मिलेगा? डिक्रीज डोपामाइन। यानी कि जब डोपामाइन का लेवल आपको बिलो नॉर्मल देन बिलो से देखने को मिलता है, ठीक है, तो वो कौन सी डिसीज को लीड करता है आपके अंदर? कौन सी डिसीज को? पार्किंसन डिसीज को खोज करता है। और पार्किंसन डिसीज आगे जाकर के किसको लॉस करती है? आपकी मेमोरी को लॉस करती है, क्योंकि ये जो पार्किंसन है ये क्या करती है? आपकी इनवॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करके रखती है।
ग्रोस फाइन जो मूवमेंट होता है, ठीक है, उनको मूवमेंट कंट्रोल करके रखती है। अब आपके पार्किंसन के अंदर यदि डिफेक्ट होगा, पार्किंसन डिसीज आपके अंदर प्रेजेंट रहेगी, तो आपके क्या देखने को मिलेगा, जो आपकी इनवॉलेंट्री मूवमेंट देखने को मिलेगा, इनवॉलेंट्री मसल्स का क्या देखने को मिलेगा, आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यदि डिक्रीज डोपामाइन होता है तो आपको क्या देखने को मिलती है, पार्किंसन। और यही यदि आपको इंक्रीज डोपामाइन का लेवल पूछ ले तो क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज डोपामाइन। यदि आपके अंदर डोपामाइन का लेवल डिक्रीज होता है तो क्या बोलते हैं अपन, कौन सी डिसीज कोज करता है, पार्किंसन। और यही पूछ ले कि इंक्रीज डोपामाइन, तो ये किसको लीड करेगा, डोपामाइन का लेवल यदि किसी पेशेंट के अंदर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, डिक्रीज हो जाता है तो किसको कोज कर रहा है, और इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होता है तो किसको कोज करता है, स्किज़ोफ्रेनिया को। समझ गई बात को, ठीक है। जब आपके अंदर डोपामाइन का, देखो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, आप लोग ध्यान नहीं देते हो, ये आपकी गलती है, समझेगा नहीं समझे। पढ़ाने वाला पता नहीं क्या क्या पढ़ा के चला जाएगा, और उससे भला आप लोगों का होना है, उसका नहीं होना जो पढ़ा रहा है, क्योंकि उसका भला तो हो गया, जो पढ़ा रहा है उसका भला तो हो गया, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे को तो पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आपने पैसे दिए कि आप उन पैसों का यूटिलाइज कर पाए। बात समझने की ये है कि जो आपने फीस पे की है, फीस पे किस लिए की है, कि मैं यहां पर बैठ करके पढ़ूंगी और पढ़ने के बाद सिलेक्शन लूंगी, समझे कि नहीं समझे, या फिर जो पढ़ाया जाएगा उसको समझूंगी। ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो कई बार आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो डोपामाइन का लेवल यदि डिक्रीज होता है तो क्या कोज करता है, पार्किंसन। और यदि इंक्रीज होता है तो किसको कोज करता है, आपके डोपामाइन को, स्किज़ोफ्रेनिया को कोज करता है। नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं बात करूं आगे, हंटिंगटन डिसीज। अब ये हंटिंगटन डिसीज के बारे में आपको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं कि देखो दो चीजें होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ एसिटाइल कोलिन। एक होता है आपका कौन सा, एल्जाइमर डिसीज, एक होता है कौन सा आपका, एल्जाइमर डिसीज। अब जो आपकी एल्जाइमर डिसीज होती है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, डिक्रीज लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन। देखो आपको दो चीजें समझ में आनी चाहिए यहां पर, कि यहां पर तो क्या हो रही है, डेफिशिएंसी, और यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज लेवल। डेफिशिएंसी से मतलब है कि प्रोडक्शन बिलो देन नॉर्मल, कि आपका प्रोडक्शन ही वहां पर नहीं हो रहा, समझे कि नहीं समझे बात को, आपका वहां पर प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा। अगर ये खाली बर्तन है, ठीक है, अगर ये कोई खाली बर्तन है तो आप इसके अंदर क्या बोलोगे कि वाटर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और कि आप ये बोलते हो कि इस बर्तन के अंदर नॉर्मल पानी यहां पर आएगा, ठीक है, और आपके पास में ये रहता है, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो कि इसके अंदर लेवल बिलो है, नॉर्मल से क्या है, कम है। समझे कि नहीं समझे बात को, लड़की समझ रही है कि नहीं, ठीक है, अरे समझ रही है कि नहीं, ठीक है, लग नहीं रहा देख करके ऐसे देख रही है। अब मेरे को नहीं पता मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। तो प्रोडक्शन आगे यहां पर तो प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन बिलो देन नॉर्मल हो रहा है, ठीक है। तो डेफिशिएंसी का मतलब है कि वहां पर तो प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, तो डेफिशिएंसी ऑफ एसिटाइल कोलिन। यदि डेफिशिएंसी होती है तो वो कौन सी डिसीज को लीड करती है, हंटिंगटन डिसीज को, और हंटिंगटन डिसीज आगे जाकर के किसको कोज करती है, आपके डिमेंशिया को कोज करती है। नेक्स्ट है एल्जाइमर डिसीज। एल्जाइमर डिसीज यदि बोले तो डिक्रीज लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, आपका एसिटाइल कोलिन का क्या होता है, लेवल डिक्रीज हो जाता है। अब आपने कई बार देखा होगा कि जो लोग 65 से ज्यादा उम्र के हो जाते हैं, ईयर्स के हो जाते हैं, उनको आपको मेमोरी के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे आपके घर में बड़े बूढ़े होंगे, ठीक है, वो कई बार दूसरी जगह चले जाते हैं, उनको नहीं पता होता है कि हमारा घर यहाँ पर है, तो किसी दूसरे के घर चले जाते हैं। देखा है कि नहीं देखा, सुना होगा कभी, नहीं सुना, तो फिर ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि आपको, तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि आपको पता होगा कि न्यूरॉन्स का एक बार निर्माण होता है,
न्यूरॉन्स का एक बार निर्माण होता है। और जो आपकी जो आपके क्या है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर भी क्या है कि लगातार 65 साल तक आपके अंदर बन रहे हैं, ठीक है। तो कोई व्यक्ति यदि आप जैसे आज हो, ठीक है, आपकी सेल आज नहीं बनी है, तो नई सेल तो कैसे तरीके से काम करेगी, नई नई गाड़ी लेकर के आए तो बढ़िया चलेगी, जैसे जैसे पुरानी होती चली जाएगी वैसे वैसे उसके वर्किंग कैपेसिटी क्या होती चली जाएगी, डाउन होती चली जाएगी, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि आपके 65 साल से न्यूरोट्रांसमीटर बन रहे हैं, काम में आ रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बन रहे हैं, काम में आ रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे क्या देखने को मिलता है, अपने को इनके लेवल के अंदर कमी देखने को मिलती है। समझ रही लड़की नहीं? पक्का? ठीक है। हाँ तो ऐसे बोल देती है कि जैसे बिल्कुल समझ में आ रहा है, जवाब नहीं देती है कुछ भी, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो अब ये देखो, ये यहाँ पर कोई चीज बन रही है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर बनने के बाद, ठीक है, वो धीरे धीरे यहाँ पर आपके आती जा रही है, तो कभी क्या होगा कि यहाँ पर चीजें कम हो जाएगी कुछ टाइम बाद, ठीक है। अब कम हो जाएगी तो धीरे धीरे जब यहाँ से कम आएगा तो आपके आगे भी कम जाएगा, और आगे कम जाएगा तो आपके जो भी चीजें हैं उन पर आपको फंक्शन में अफेक्टिंग देखने को मिलेगी। तो ये क्या होगा कि धीरे धीरे आपके न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल क्या होगा, कम होगा, और धीरे धीरे जब कम होगा, ठीक है, तो इसको मैं कौन और या फिर आपकी देखो बॉडी के अंदर सेल है, मसल्स बनी हुई है, जब एक नया बच्चा रहता है तो उसकी मसल्स कैसे काम करती है, स्ट्रांगली काम करती है, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर क्या बड़े बूढ़े लोग उतने काम कर पाते जितने एक्टिव लोग काम कर पाते, नहीं कर पाते ना। क्यों नहीं कर पाते? बोलते हैं कि भाई अब हमारी उम्र है जो गुजर चुकी है, अब हमारी मसल्स कमजोर हो चुकी है, ठीक है। तो धीरे धीरे उनके न्यूरोनल स्ट्रक्चर्स के अंदर, धीरे धीरे उनकी न्यूरोनल स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, डीजनरेशन। क्या देखने को मिलता है, डीजनरेशन। इसलिए मैं जो एल्जाइमर डिसीज है इसको मैं क्या बोलता हूं, न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर, न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर। अब जब कभी भी आपको एल्जाइमर पढ़ाया जाएगा तो सबसे पहले लाइन यही बोली जाएगी, इट इज ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। इट इज ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसे मैं क्या बोलता हूं, एल्जाइमर डिसीज, ठीक है। अब एल्जाइमर डिसीज मैंने बोल दिया इसको। अब इस एल्जाइमर डिसीज के अंदर मेरे को क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन, डिक्रीज लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो यहां पर फिर ये आगे जाकर के किसको लीड्स करता है, आपके डिमेंशिया को लीड्स करता है, डिमेंशिया के अंदर किसको, मेमोरी के लॉस को लीड्स करता है, ठीक है। अब मेरी बात सुन, एल्जाइमर धीरे 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 क्या कर रहा है, मेमोरी को लॉस करता है, क्योंकि 65 ईयर्स मैंने बोला है कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर, लड़की यहां ध्यान दे, यदि किसी व्यक्ति के अंदर 65 ईयर्स के बाद में डिमेंशिया डेवलप होता है तो मैं इसे क्या नाम दूंगा, एल्जाइमर टाइप ऑफ डिमेंशिया। अगर किसी व्यक्ति के अंदर 65 साल के बाद डिमेंशिया डेवलप होता है तो मैं इस टाइप के डिमेंशिया को क्या नाम दूंगा, एल्जाइमर टाइप ऑफ डिमेंशिया। क्योंकि क्या हो रहा है कि एल्जाइमर का मतलब आपने पता लग गया कि इसके अंदर क्या हो रहा है, धीरे धीरे किसका डिक्रीज हो रहा है लेवल, एसिटाइल कोलिन का। और एल्जाइमर कैसा है, न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर है, यानी कि जब आपके पहले न्यूरॉन बन गए थे अब वो काम कर रहे कितने साल से, 50 साल से 60 साल से। तो धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि जो न्यूरॉन की जो फंक्शनिंग है उसके अंदर आपको अल्टरेशन देखने को मिलती है, जो उनकी फंक्शनिंग है वो क्या हो जाती है, बिलो देन नॉर्मल हो जाती है। और जब कोई व्यक्ति पहले तो काम करता था 10 गुना तेजी से, अब 10 गुना कम से काम करेगा तो भार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, भार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो जब भार बढ़ेगा तो वो चीजें क्या है, अपने को डिसऑर्डर के अंदर काउंट करती है, ठीक है। तो इस टाइप के डिसऑर्डर को मैं क्या क्या बोलूंगा, अगर एल्जाइमर डिसीज के अंदर कारण होता है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, एल्जाइमर टाइप ऑफ डिमेंशिया। एक बात। दूसरी, अगर आपसे कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डिमेंशिया, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डिमेंशिया, समझेगा नहीं सर, तो मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है आपका, एल्जाइमर। आगे बात समझ। इंडिया के अंदर पूछता है तो क्या देना है आपको, इंडिया के अंदर पूछता है तो क्या जवाब देना है, हाइपोथायरॉयडिज्म। और पूछे कि मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है तो आपको क्या देना जवाब, एल्जाइमर, ठीक है। अब आपसे पूछे कि एल्जाइमर के अंदर कौन से टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल आपको बिलो वो एबनॉर्मल देखने को मिला, डिक्रीज देखने को मिलता है, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, ACETYLCHOLINE, एसिटाइल कोलिन मेरे को देखने को मिलता है। समझ गई बात को, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद में मैंने आपको बता ही दिया कि यदि
किसी व्यक्ति के अंदर 45 ईयर से पहले देखने को मिलता है तो मैं उसे कौन सा डिमेंशिया बोलता हूं? अर्ली या फिर तू मत बोलना, बोल, नहीं पता, बोल तो सही, कुछ तो बोल। प्री सेनाइल डिमेंशिया, उसे मैं क्या बोलता हूं? प्री सेनाइल डिमेंशिया। ठीक है, उसको मैं क्या बोलता हूं? प्री सेनाइल डिमेंशिया। यूट्यूब पे कर दी कि बंद? अभी यूट्यूब पे ही चल रही है। बोलो। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है? कोज, किसके? एल्जाइमर, सॉरी किसके? डिमेंशिया के। ठीक है, ये सारे के सारे किसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं? आपके कोज के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में अपने सामने जो चीज आती है आगे चल करके, पहले आपने पढ़ी क्या? डेफिनेशन, और डेफिनेशन के बाद में आपने क्या पढ़ी? कोज। ठीक है, और कोज में आपने पढ़ा मोस्ट कॉमन कोज इंडिया के अंदर क्या होता है आपका? क्या होता है इंडिया के अंदर? क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, और नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कोज पूछे तो आपसे क्या होता है? एल्जाइमर। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में यदि आप अब अपन बात करेंगे तो किसके बारे में बात करेंगे? स्टेज ऑफ डिमेंशिया। किसके बारे में बात करेंगे अपन? स्टेज ऑफ डिमेंशिया। स्टेज ऑफ डिमेंशिया। यूट्यूब पे यूट्यूब पे 3-3 घंटे ये तो मारेंगे आप। स्टेज ऑफ डिमेंशिया, तो स्टेज ऑफ डिमेंशिया के बारे में यदि बात करें अपन आगे जाकर के, ठीक है, और एक आपको पता लग गया कि यदि डिलीरियम कितने टाइम तक चलता है? मोर देन 6 मंथ तक, तो ये आगे जाकर के किस कंडीशन को लीड करता है? आपके डिमेंशिया को कोज करता है। नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं और कोज के बारे में बात करूं आपसे, तो और अदर कोज के बारे में यदि बात करें तो आपके सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या फिर सेरेब्रोवास्कुलर स्पाज्म, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या फिर सेरेब्रोवास्कुलर स्पाज्म, ये भी कंडीशन आपकी किसको लीड्स करती हैं? आपके डिमेंशिया को लीड्स करती है। नेक्स्ट उसके बाद में यदि आपसे पूछा जाए कि टाइप ऑफ डिमेंशिया, टाइप ऑफ डिमेंशिया, तो टाइप ऑफ डिमेंशिया 2 प्रकार का होता है। एक तो कौन सा होता है आपका? प्राइमरी डिमेंशिया। डिमेंशिया कितने प्रकार का होता है आपका? 2 टाइप का। डिमेंशिया कितने प्रकार का होता है आपके? 2 टाइप का होता है। एक तो होता है आपका कौन सा? प्राइमरी डिमेंशिया, और एक दूसरा कौन सा होता है आपका? सेकेंडरी डिमेंशिया। समझ गए बात को? अब प्राइमरी डिमेंशिया के अंदर क्या होगा कि वो कोज जो डायरेक्टली किसको कोज करते हैं? आपके डिमेंशिया को कोज करते हैं। वे कोज, ऐसे कोज जो डायरेक्टली आपको क्या करते हैं? डिमेंशिया को कोज करते हैं, जिसके अंदर अपन किसको इंक्लूड करेंगे? एल्जाइमर को। यही बात होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ये धीरे धीरे किसको कोज कर रहा है? आपके डिमेंशिया को कोज कर रहा है, क्योंकि लास्ट में इसका पर्पज ही क्या है? डायरेक्टली कोज किसको कर रहा है? आपके डिमेंशिया को। दूसरा आपका कौन सा आता है? वेस्कुलर, वेस्कुलर, पहला कौन सा आता है आपका? एल्जाइमर। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा कौन सा कौन सा आता है आपका? वेस्कुलर डिमेंशिया। अब देखो यहां पर आपके सामने 3 चीजें क्लियर होने को जा रही है। पहला है कि इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन कोज क्या है आपका? हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपका मोस्ट कॉमन कोज क्या है आपका? एल्जाइमर। उसके बाद यदि कोई पूछे आपका सेकंड मोस्ट कॉमन कोज क्या है आपका? वेस्कुलर डिमेंशिया। सेकंड मोस्ट कॉमन कोज क्या है किसको लीड्स करने का? डिमेंशिया को। तो क्या हो गया आपका? वेस्कुलर डिमेंशिया, जिसके अंदर आपका क्या आता है? सीवीए एंड सीवीएस, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट एंड सेरेब्रोवास्कुलर स्पाज्म। ठीक है, सेकेंडरी टाइप ऑफ डिमेंशिया के अंदर है कि किसी डिसीज के कारण, देखो प्राइमरी मतलब कि प्राइमरी का मतलब है कि वो डायरेक्टली किसको लीड करेगा?
डिमेंशिया को। सेकेंडरी का मतलब है कि किसी चीज को आप लेते रहो, उसके साइड इफेक्ट के रूप में या फिर उसके टॉक्सिक इफेक्ट के रूप में आपको क्या देखने को मिलेगा, डिमेंशिया देखने को मिलेगा। जिसमें कि आपने पढ़ा था किसको, एल्कोहल को, कि यदि कोई व्यक्ति लॉन्ग टाइम तक एल्कोहल लेता रहता है तो वो किसको कोज लीड करता है, डिमेंशिया को। दूसरा यदि आप यहां पर बात करें तो आपका कौन सा आता है, विल्सन डिसीज। दूसरी आपकी कौन सी आती है, विल्सन डिसीज। विल्सन डिसीज के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपका जो लीवर है, ये जो आपका लीवर है वो क्या करता है, कॉपर के एब्जॉर्प्शन को परफॉर्म नहीं कर पाता है, कॉपर को एब्जॉर्ब प्रॉपरली नहीं कर पाता है। प्रॉपरली जब कॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता तो उसका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, उसके कारण क्या होता है, वो बॉडी के अंदर स्टोर रहने लगता है। बॉडी के अंदर क्या रहने लगता है, स्टोर होने लगता है। जैसे बिलरुबिन वाली कहानी सुनी है आपने, ऐसा इसी के साथ में सीन होता है कि अगर इसका एब्जॉर्प्शन होगा तो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसका एब्जॉर्प्शन होता नहीं है और ये पूरी बॉडी के अंदर घूमता रहता है। धीरे धीरे फिर ये क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर स्टोर होने लग जाता है, ठीक है। तो ये इसको, इस टाइप की डिसीज को क्या बोलता हूं मैं, विल्सन डिसीज। और इसके अंदर जो इसका अर्ली साइन होता है वो आपकी जो आंखें हैं, ठीक है, वो आपकी, मुझे पता नहीं लेकिन आंखों के अंदर आपकी एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। कॉपर येलो कलर का कुछ टाइप का होता है, ठीक है, तो कुछ ऐसे कलर की आपको आंखें देखने को मिलती है। कौन से टाइप के डिसऑर्डर के अंदर, विल्सन डिसीज के अंदर, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली एम्स के अंदर कि विल्सन डिसीज का अर्लीस्ट साइन एंड सिम्टम्स क्या है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में आपके और आते हैं कि एचआईवी इन्फेक्शन के कारण, ठीक है, और भी बहुत सारी कंडीशन हो सकती है जो कि किसको कोज करती है, आपके सेकेंडरी डिमेंशिया को कोज करती है। समझ गए बात को, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है कि मैंने बोला है आपको टाइप ऑफ डिमेंशिया, कि डिमेंशिया कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर की जो कोज बने रहे लगातार समय तक तो वो किसको कोज करेंगे, डेफिनेट है कि वो डिमेंशिया को कोज करेंगे। जिसमें मैंने किसको बोला आपको, एल्जाइमर, और दूसरा मैंने बोला किसको, वेस्कुलर डिमेंशिया। नेक्स्ट उसके बाद में आता है आपका कौन सा, सेकेंडरी डिमेंशिया, जिसके अंदर आपका एल्कोहल, विल्सन डिसीज, एचआईवी और भी कुछ टाइप। मतलब मेरी बात सुनना, जो डिफरेंशिएट करने की जो चीज है, अब कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सेकेंडरी डिमेंशिया के अंदर किस किस को इंक्लूड किया जाएगा, तो अरे सेकेंडरी डिमेंशिया के अंदर किसको इंक्लूड किया जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म को। फिर सेकेंडरी के अंदर आपको ये याद रखना कि जो प्राइमरी है, प्राइमरी के अंदर कितने हैं, 2। इसके अलावा जितने भी कोज है वो किसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, सेकेंडरी के अंदर। समझ गए बात को, प्राइमरी के अंदर सिर्फ कितने हैं, 2। प्राइमरी के अलावा जितने भी कोज इंक्लूड किए जाएंगे वो किसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, सेकेंडरी डिमेंशिया के अंदर। कोई दिक्कत यहां तक अब आप समझ गए? अभी कंफ्यूज हो रहे हो कि हाइपोथायरॉयडिज्म बोलना है कि क्या बोलना है, कहां जाती है, कितना काम करती है, कितनी मेहनत करती है, क्यों कर रही इतनी मेहनत हैं? अभी तुमसे कुछ क्या करूंगा, ये क्या है, क्या फर्क है अब इसमें? हो गई शादी, हो गई शादी, हो गई शादी। स्टेज ऑफ डिमेंशिया, जब मैं लिखता हूं तो सिर्फ लिख लिया करो, उसके बाद नहीं लिखा करो, ठीक है। जब मैं लिख लेता हूं ना उसके बाद तो बोर्ड पे ध्यान रखा करो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद मैं बात करता हूं किसकी, स्टेज ऑफ डिमेंशिया के बारे में यदि बात करें तो पहला आपने पढ़ा टाइप, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं स्टेज ऑफ डिमेंशिया, कि किसी भी एक इंडिविजुअल क्लाइंट के अंदर डिमेंशिया कैसे क्रोनिक से और क्रोनिक या फिर सीवियर से मोस्ट सीवियर की तरफ बढ़ता है, या फिर क्रोनिक से प्रोग्रेसिव की तरफ वो कैसे लीड्स करता है। समझ गए बात को? तो इसके अंदर आपने जो डिमेंशिया की स्टेज पढ़नी है वो अपने को कितनी पढ़नी है, 3 स्टेज के अंदर अपने को डिमेंशिया की स्टेज काउंट करनी है। तो पहले कौन सी होती है आपकी, अर्ली स्टेज, पहले कौन सी होती है आपकी, अर्ली स्टेज। दूसरी कौन सी होती है आपकी, मिडिल स्टेज। दूसरी स्टेज का क्या नाम दिया गया आपका, मिडिल स्टेज नाम दिया गया। और तीसरी स्टेज का क्या नाम दिया गया है आपका, फाइनल स्टेज। तीसरी स्टेज का क्या नाम दिया गया है आपका, फाइनल स्टेज है जो नाम दिया गया है।
समझ गए बात को? ठीक है, अर्ली स्टेज, मिडिल स्टेज, फाइनल स्टेज, ये तीनों की तीनों स्टेज मिलकर के क्या कौन सी स्टेज बनाते हैं? स्टेज ऑफ डिमेंशिया। ठीक है, अब ये अर्ली स्टेज कितने टाइम तक के लिए होती है? तो 2 to 4 ईयर तक यदि कोई स्टेज देखने को मिलती है डिमेंशिया के अंदर, तो मैं कौन सी स्टेज बोलता हूं उसको? अर्ली स्टेज। ठीक है, 2 से लेकर के 12 साल तक के अंदर जो स्टेज दिखाई देती है उसे क्या बोलता हूं मैं आपके? मिडिल स्टेज। एंड नेक्स्ट 12 ईयर टू टिल डेथ तक जो स्टेज देखने को मिलती है उसे मैं कौन सी स्टेज बोलता हूं अपनी? कौन सी स्टेज? फाइनल स्टेज। समझ गए बात को? लड़की समझ गई कि नहीं समझ गई बात को? ठीक है, कितनी स्टेज होती है? 3 स्टेज। एक होती है आपकी अर्ली स्टेज, दूसरी होती है मिडिल स्टेज और तीसरी होती है फाइनल स्टेज। और फाइनल स्टेज के बाद में आपकी टाइम ड्यूरेशन पूछे तो ये कितने? 2 to 4 ईयर। नेक्स्ट ये कितनी होती है? 2 to 12 ईयर, और ये होती है 12 ईयर टू टिल डेथ। समझ गए बात को? नेक्स्ट उसके बाद अब मेरी बात सुन कि सर अब अर्ली स्टेज के अंदर मेरे को क्या देखने को मिलेगा, या अर्ली स्टेज मैं कैसे पता लगाऊंगी कि उस पेशेंट के अंदर इस टाइम अर्ली स्टेज है या फिर मिडिल स्टेज है या फिर फाइनल स्टेज है? तो मेरी बात सुनना, ठीक है? तो कैसे पता लगाएगी? तो मेरी बात देख, अब सुन। इसके अंदर जो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कौन सी स्टेज के अंदर? अर्ली स्टेज के अंदर। तो ठीक है, पहले फाइनल स्टेज है, ठीक है, अर्ली स्टेज है, तो इस अर्ली स्टेज के अंदर आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर? फॉरगेटफुलनेस। इसके अंदर जो आपको सबसे पहले जो देखने को मिलेगा वह क्या देखने को मिलेगा? फॉरगेटफुलनेस। जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया था कि मेमोरी का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो मेमोरी के अंदर सबसे पहले क्या देखने को मिल रहा है आपको? इमीडिएट मेमोरी लॉस। ठीक है, दूसरा आपने को क्या देखने को मिल रहा है? रिसेंट मेमोरी लॉस। और तीसरा अपने को क्या देखने को मिल रहा है? रिमोट मेमोरी लॉस। समझ रही बात को? तो इमीडिएट मैं यही बात यहां पर बोल रहा हूं कि उस पेशेंट के अंदर मेरे को क्या देखने को मिलेगी? फॉरगेटफुलनेस। तो पहले मेरी कौन सी मेमोरी लॉस होगी? पहले कौन सी मेमोरी लॉस होगी? इमीडिएट मेमोरी लॉस पहले मेरी देखने को मिलेगी। मैं पहले बोल चुका हूं ना, धीरे से आगे की तरफ चलो, कम से ज्यादा की तरफ बढ़ना है अपने को। समझे कि नहीं समझे? तो ठीक है, फॉरगेटफुलनेस अपने को उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। और फॉरगेटफुलनेस का मतलब है कि अपने को कौन सी मेमोरी लॉस देखने को मिलेगी? इमीडिएट मेमोरी। अरे सीधी सी बात है भैया, उसके अंदर मेरे को फॉरगेटफुलनेस देखने को मिल रही है, तो धीरे धीरे मैं एकदम से तो भूलने नहीं लग जाऊंगा सारी चीजें। अगर मैं एकदम से भूल जाऊं कि ये लड़की है, ठीक है, इसको मैंने कभी पढ़ाया था 5 साल बाद, तो ये तो एकदम से तो नहीं हो सकता ना। अगर मैं कॉन्शियस माइंड से कहीं प्रेजेंट हूँ, धीरे धीरे ही तो होगा कि मैं आज आपको पढ़ाऊं, 1-2 साल तक याद रखूं, फिर 5-10 साल बाद आप कभी मिलो तो आप बोलोगे सर आपने हमको पढ़ाया था, आपको याद है? कुछ नहीं है। समझे कि नहीं समझ बात को? तो धीरे धीरे ही तो हुआ। अगर आप लगातार मेरे अटैचमेंट में रहते तो क्या मैं भूलता आपको? नहीं भूलता। ठीक है, तो ये कौन सा होगा आपका? फॉरगेटफुलनेस। एक तो दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीज इंटरेस्ट विद सोशल इंटरेक्शन। डिक्रीज इंटरेस्ट विद सोशल इंटरेक्शन या फिर इन्वायरमेंट, नेक्स्ट उसके बाद में क्या रहेगा आपका? क्या देखने को मिलेगा? हेजिटेशन टू परफॉर्म टास्क। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में क्या करेगा वो? हेजिटेशन परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट उसके बाद कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन भी आपको उसके अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट और क्या देखने को मिलता है आपको? रिट्रोग्रेड एमनेशिया। ये सारी की सारी चीजें आपको किसके अंदर देखने को मिलती हैं? आपके अर्ली स्टेज के अंदर। और कर्ली स्टेज किसकी? डिमेंशिया की। तो पहले आपको क्या देखने को मिलेगी? फॉरगेटफुलनेस। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं, देखो आपको क्या करना है कि इमीडिएट से आपको कहां की तरफ चलना है? रिमोट की तरफ। इमीडिएट से कहां की तरफ चलना है आपको? रिमोट की तरफ। आगे ये तो बात समझ में, ठीक है। अब रिमोट से यानी कि पहले व्यक्ति क्या होगा? पहले अपनी जो व्यक्ति है धीरे धीरे बोलेगा, धीरे धीरे क्या करेगा? मेमोरी लॉस होगा, फिर धीरे से फिर और ज्यादा होगा, फिर और ज्यादा होगा।
ठीक है, तो अभी अपने को शॉर्ट टर्म में जो आपको मेमोरी लॉस के जो साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे वो पढ़ने अपने, कि इमीडिएट मेमोरी के अंदर मेरे क्या क्या साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इमीडिएट मेमोरी के अंदर आपके क्या क्या साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस हो सकते हैं कि व्यक्ति क्या करेगा, कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन। कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एडीएल। कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एडीएल। और एडीएल की फुल फॉर्म क्या होती है, हाँ जी, एक्टिविटी डेली लिविंग। एक्टिविटी डेली लिविंग यानी कि कोई व्यक्ति जो रोजाना की एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसे मैं क्या बोलता हूं, एडीएल एक्टिविटी, एक्टिविटी डेली लिविंग। यानी कि जो मैं डेली रोजाना एक्टिविटी परफॉर्म करता हूं उसे क्या बोलता हूं मैं, एडीएल बोलता हूं। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने बोला है कि जो आपकी कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन है उसके अंदर क्या करेगा, व्यक्ति जो एक्टिविटी डेली लिविंग है, जो टाइप की एक्टिविटी जो वो रोजाना परफॉर्म करता है उसको क्या करने लगता है, भूलने लगता है। उसको क्या करने लगता है, भूलने लगता है। तो आगे आप बता सकते हो कि कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक्टिविटी डेली लिविंग के अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, फॉरगेटफुलनेस, कि व्यक्ति रोजाना की जो एक्टिविटीज परफॉर्म करता है उनको क्या करना है, भूलने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में आता है आपका, अब ये देखो कोई व्यक्ति यदि किसी बात को याद नहीं रख पाएगा, अब जैसे आप लोगों, मैं आप लोगों से आंसर पूछता हूं, अब आप लोगों को याद नहीं रहता या फिर याद नहीं रख पाते या पढ़ते नहीं हो, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर बात क्या है कि उस पेशेंट के अंदर क्या है, मेमोरी लॉस है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों की लॉस हो रखी है मेमोरी, आपको कितना ही पढ़ाए समझ में नहीं आता है, या फिर समझने की कोशिश नहीं करते और समझ जाते हो तो याद रखने की कोशिश नहीं करते, इसका मतलब आपकी मेमोरी वीक है, यही बात है। नेक्स्ट, तो अब क्या होगा कि वो एक पेशेंट है, ठीक है, तो अब आपसे मैं कोई सवाल पूछता हूं, आपकी मेमोरी लॉस है, ठीक है, मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूं तो, और आपको पता है कि आपको वो याद नहीं है, तो क्या आप मेरे को फटाक से जवाब दोगे या डर डर के जवाब दोगे, हेजिटेशन में, हेजिटेशन में। तो वही चीज है कि उस पेशेंट को मालूम है कि अभी क्या है, उसकी कॉन्शियसनेस और अटेंशन अफेक्ट नहीं होती। समझ रहे हो कि नहीं, शुरुआत में मैंने क्या बोला था कि उसकी कॉन्शियसनेस और अटेंशन अफेक्ट नहीं होती, सिर्फ उसकी मेमोरी के अंदर लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद में अब जैसे आप कॉन्शियसनेस का मतलब समझ रहे हो, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पर बैठे हो, तो अब आपकी कॉन्शियसनेस तो प्रेजेंट है कि मैं कहाँ बैठी हूँ, क्लास के अंदर बैठी हूँ, और अटेंशन आपकी क्या है कि इन्वायरमेंट के अंदर या फिर अबाउट सराउंडिंग इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है। ये सब चीजें आपकी किसको बता रहे हैं, कॉन्शियसनेस एंड अटेंशन को। लेकिन मैं वहीं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप उसका सवाल नहीं, जवाब नहीं दे पा रहे, या फिर जवाब दे रहे हो तो क्या दे रहे हो, हेजिटेट होकर के जवाब दे रहे हो। तो हेजिटेशन टू परफॉर्म एनी टास्क या फिर परफॉर्म टू गिवन क्वेश्चन, ठीक है, आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के आपने को क्या देखने को मिलेगा, साइन एंड सिम्टम्स कौन सी स्टेज के अंदर, अर्ली स्टेज के अंदर, कि उस पेशेंट से कुछ भी पूछेंगे तो क्या करेगा, हेजिटेट होकर के जवाब देगा। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मैं गलत ना बोल दूं, कहीं मैं भूल तो नहीं गया, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद दूसरी, डिक्रीज इंटरेस्ट विद सोशल इंटरेक्शन एंड एनवायरमेंट। सोशल इंटरेक्शन और एनवायरमेंट का भी मतलब यही है कि किसी व्यक्ति को जब मालूम होता है कि मेरे अंदर मेमोरी लॉस प्रेजेंट है तो मैं चीजें याद नहीं रख पाता, तो क्या वो आपको ज्यादा बोलता हुआ मिलेगा, चुपचाप कहीं खड़ा मिलेगा, चुपचाप कहीं खड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं, हो सकता है मैं कुछ गलत ना बोल दूं, ठीक है, या फिर हो सकता है कि मैं कुछ ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म ना कर दूं जिससे कि मेरे को सुनना पड़े या मेरे को कोई गलत बोले या इंडिकेट करे। ठीक है, तो ये सब उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है आपको, साइन एंड सिम्टम। नेक्स्ट उसके बाद में, अब मेरी बात सुन कि इमीडिएट मेमोरी लॉस हुआ, अब इमीडिएट मेमोरी धीरे धीरे किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? यहां तक आवाज आनी चाहिए जब बोलना। इमीडिएट मेमोरी किसके अंदर लॉस हो रही है? अरे यहां तक आवाज आनी चाहिए। इमीडिएट डायरेक्ट रिमोट के अंदर कन्वर्ट होगी, फिर ठीक है, रेट्रोग्रेड एमनीसिया के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर आपको, रेट्रोग्रेड एमनीसिया का मतलब क्या होता है, कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी, कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि मेमोरी के अंदर आपको कंप्लीट और जो पार्शियल लॉस देखने को मिलेगा उसे अपन किसके अंदर बात करते हैं, एमनीशिया के अंदर। और रिट्रोग्रेड का मतलब है कि अपन उसको वापस से रिगेन करते हैं। समझे कि नहीं समझे बात को? ईसीटी के अंदर आपने कॉम्प्लिकेशन पढ़ा था, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ईसीटी का क्या होता है, रिट्रोग्रेड एमनीशिया, यही पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट उसके इसमें अंदर क्या होगा कि व्यक्ति अपनी रोजाना की एक्टिविटी भूलने लगता है। जैसे उससे कोई पूछेगा डू यू हैव
टेक ब्रेकफास्ट, क्या आपने सुबह नाश्ता किया है, तो उस पेशेंट को याद नहीं रहेगा। समझे कि नहीं समझे बात को। तो या फिर उससे पूछे कोई कि आपने सुबह बाथिंग परफॉर्म की है, आपने सुबह स्नान किया है, समझे कि नहीं समझे बात, तो उसे याद नहीं रहेगा। ठीक है, धीरे धीरे वो भूलने लगेगा, उसको ये चीजें रहेगी, मैं खड़ा, मैं उठा था, मैं ये किया था, मैं वो किया था। ठीक है, तो वो धीरे धीरे इसको वो चीजें देखने को मिलती है। अब ये सारे के सारे आपको कौन सी स्टेज के अंदर देखने को मिलते हैं, अर्ली स्टेज के अंदर आपको साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। अर्ली स्टेज किसकी, डिमेंशिया। अर्ली स्टेज किसकी, डिमेंशिया की। अब अर्ली स्टेज के बाद में आपकी कौन सी स्टेज आती है, दूसरी मिडिल स्टेज। अर्ली स्टेज के बाद में कौन सी आती है आपकी, मिडिल स्टेज आपको देखने को मिलती है। अब मिडिल स्टेज के बाद में यदि बात करूं तो मिडिल स्टेज की एज ग्रुप कितनी होती है, फ्रॉम 2 to 12 ईयर। समझेगा नहीं समझे बात को, 2 to 12 ईयर अपने को देखने को मिलती है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलती, इसके अंदर अपने को क्या देखने को मिल रही थी, फॉरगेटफुलनेस। समझे कि नहीं समझो, इसके अंदर क्या देखने को मिल रही है आपको, फॉरगेटफुलनेस। इसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा, कौन सी मेमोरी का लॉस देखने को मिलेगा, रिसेंट मेमोरी लॉस। रिसेंट नहीं, सॉरी, इसके अंदर अपने को कंप्लीट रूप से जो आपकी इमीडिएट मेमोरी है, जो आपकी कंप्लीट रूप से, अरे तभी तो मैं बोलूंगा इसको सीवियर, तभी तो सीवियर बोलूंगा ना, तो अरे मैडम तभी तो बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो आपकी जो इमीडिएट मेमोरी है, इमीडिएट मेमोरी है, उसका आपको लॉस क्या है देखने को मिलेगा परमानेंट रूप से। इमीडिएट मेमोरी तो इसके अंदर खत्म ही हो जाएगी। दूसरा आपको प्रोग्रेसिव इंपेयरमेंट इन मेमोरी लॉस। अब ये कौन से टाइप की मेमोरी लॉस होगी आपकी, रिसेंट मेमोरी। कौन से टाइप की होगी आपकी, रिसेंट मेमोरी। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे बात को। ठीक है, कि पहला आपका क्या है, इमीडिएट मेमोरी लॉस। ठीक है, दूसरा इमीडिएट के बाद में आपका क्या होगी, प्रोग्रेसिव इंपेयरमेंट इन मेमोरी लॉस, यानी कि जो आपकी मेमोरी का लॉस हो रहा है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा मेरे का, प्रोग्रेसिव इंपेयरमेंट। प्रोग्रेसिव इंपेयरमेंट यानी कि प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे और आगे की तरफ वो मोर सीवियर स्टेज की तरफ बढ़ती चली जाएगी। कि डिमेंशिया पहले कौन सी स्टेज में था, अरे बोलना, पहले कौन सी स्टेज में था, फर्स्ट स्टेज में, उसके बाद कौन सी स्टेज के अंदर जाएगा, सेकंड स्टेज के अंदर, यानी कि मोर सीवियर से किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, मोर सीवियर के अंदर कन्वर्ट, किसके अंदर हो रहा है, सीवियर, मोर सीवियर के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं आपको बात बोलूं, ठीक है, दो हो गई चीजें। अब तीसरी यदि मैं बात बोलता हूं तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, और तीसरा आपको देखने को मिलेगा उस पेशेंट के अंदर लेक ऑफ हाइजीन। लेक ऑफ क्या देखने को मिलेगा आपको, हाइजीन आपको देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट उसके बाद क्या देखने को मिलेगी, एमलेस वांडरिंग। एमलेस आपको क्या देखने को मिलेगा, वांडरिंग आपको देखने को मिलती है। अब एमलेस वांडरिंग का मतलब क्या है, इर्दगिर्द, शाबाश। एमलेस वांडरिंग का मतलब क्या होता है, आवारापन। समझेंगे, वो व्यक्ति क्या मिलेगा आपको घूमते हुए, जैसे मैंने बताया था कि 65 साल के बाद में किसी इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिलता है। 65 साल के बाद यदि किसी व्यक्ति के अंदर आपको डिमेंशिया देखने को मिलता है, तो डिमेंशिया के अंदर कोई साइन सिम्टम्स होंगे, तभी तो आप मालूम कर पाओगे कि इसके अंदर डिमेंशिया है। ठीक है, तो अब उसके अंदर कौन कौन से डिमेंशिया देखने को मिलेगा, साइन सिम्टम्स। तो सबसे पहले तो क्या देखने को मिलेगा उसके अंदर, मेमोरी लॉस। सबसे पहले तो क्या देखने को मिलेगा, मेमोरी लॉस। और मेमोरी लॉस के अंदर किस टाइप की मेमोरी लॉस देखने को मिलेगी, पहले तो मेरे को इमीडिएट मेमोरी लॉस देखने को मिलेगी। अब इमीडिएट मेमोरी के अंदर क्या होगा कि पेशेंट जो रोज की अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जिसको मैं क्या बोलता हूं, एक्टिविटी डेली लिविंग, उसके अंदर लॉस देखने को मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे वो चीजें आगे बढ़ेगी, तो प्रोग्रेसिव मैनर के अंदर मेरे को मेमोरी का लॉस देखने को मिलता है। प्रोग्रेसिव मैनर के अंदर मेरे को मेमोरी का लॉस देखने को मिलता है। और प्रोग्रेसिव मैनर के अंदर जब लॉस देखने को मिलता है तो मैंने क्या बोला है, लेक ऑफ हाइजीन। पहले तो क्या भूल रहा था, पहले तो क्या कर रहा है कि अपनी वो एक्टिव मेमोरी भूल रहा है। अब भूल रहा है तो उसके बाद बताओ उसको बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, लेक ऑफ हाइजीन। यदि अपन किसी चीज को अवॉइड करते हैं, समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है, यदि अपन किसी चीज को अवॉइड करते हैं तो यानी कि अपन क्या कर रहे हैं, उसको अपन हाइजीन मेंटेन प्रॉपर नहीं रखते हैं।
तो हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं रखने का मतलब क्या है, अपन ने किसी चीज को क्या किया, अवॉइड किया है। अपन ने क्या किया, किसी चीज को अवॉइड किया है। अब किसी एक लड़की से पूछे कि आपको आपकी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखनी चाहिए, तो पर्सनल हाइजीन के अंदर क्या आएगी, वो सारी चीजें वो मेंटेन करके रखती होगी टाइम टू टाइम कि मुझे कैसे कैसे क्या क्या चीजें परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो लेकिन अब उसके अंदर अब लेक ऑफ हाइजीन कि पेशेंट को कब साफ सफाई रखनी वो याद नहीं रहेगा, कब उसको बाल कटवाने, कब उसको नहाना धोना है, कब उसको खाना पीना है, ठीक है, उसकी फिजिकल हेल्थ के बारे में भी उसको ध्यान रहेगा। तो ये सब के सब किसके अंदर काउंट करेंगे, आपके लेक ऑफ हाइजीन के अंदर काउंट करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद एमलेस वांडरिंग, कभी आपको यहाँ घूमता हुआ मिलेगा, कभी किसी दूसरे के घर, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं कि जाते कहीं और है, जाना कहीं और होता है और चले कहीं और जाते हैं, फिर घूमते हुए ढूंढते हैं कि भाई हमारा बच्चा कहाँ गया, हमारा बच्चा कहाँ गया, पैदा कर करके दुनिया छोड़ देती है, समझे कि नहीं समझा। फिर भगवान उनके अंदर कमियां दे देता है, कौन से टाइप की, डिमेंशिया की। और डिमेंशिया के अंदर क्या देखने को मिलता है अपने को, प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस। या फिर कई बार लोग आपने देखा होंगे ये वो सोचते हैं कि मैं 65 साल पहले 50 साल पहले यहाँ आया था, उसके बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो गई तो मुझे याद ही नहीं है यहाँ पर क्या है, समझे कि नहीं। तो ये क्या है आपके प्रोग्रेसिव मेमोरी, क्योंकि आपने बहुत पहले वो चीजें देखी थी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, और आपको बहुत सारी चीजें जो देखने को मिलेगी इसके अंदर आपको, ठीक है, वो आपको सोशली आइसोलेशन भी आपको देखने को उस पेशेंट के अंदर मिलता है। सोशल आइसोलेशन भी आपको उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। सोशल आइसोलेशन मतलब है कि समाज से पृथककरण, समाज से दूर ही हो जाएगा वो लोग, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि मैं किसी के साथ में ना तो इंटरेक्शन परफॉर्म कर पाऊंगा, ना कम्युनिकेशन परफॉर्म करवाऊंगा, तो इसका मतलब है कि मैं क्या रहूं, अलग ही रहूं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या रहेगा, उसके अंदर भी वही आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, हेजिटेशन। क्या देखने को मिलेगा आपको, हेजिटेशन। अब आपको समझ में आ रही चीजें कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। उसके अंदर अपने को क्या देखने को मिल रहा है, अर्ली स्टेज। दूसरी स्टेज का क्या नाम है, अरे मैडम जोर से बोल ले, ठीक है, मिडिल स्टेज, इमीडिएट मेमोरी लॉस उसके अंदर अपने को देखने को मिलता है। किसकी स्टेज के अंदर, फर्स्ट स्टेज के अंदर। दूसरे के अंदर क्या है कि प्रोग्रेसिव इंपेयरमेंट देखने को अपने को मिलता है, ठीक है। घर पे भी ऐसी बात करती इतनी धीरे है, अरे इतनी धीरे तो नहीं करती, मेरे को भी पता है लड़के कैसे बात करती हैं। तेरे को समझ में आ रहा है, तो बोल रही है, गलत बोल रही है। आती तो 9:30 10 बजे, टाइम 9 बजे का है, 10 बजे कोचिंग में आती है। फिर कहती है समझ में आ रहा है, कहाँ लेके जाएगी इतना धन, तो फिर लेट क्यों हो जाती है, ऐसे कैसे हो जाते हैं, हो जाते कई बार। मैं तो जिस दिन से क्लास ले रहा हूँ उस दिन से लेट ही आ रही है। अब तो ये जल्दी आया करेगी रोजाना, इससे जल्दी आकर के दिखाना जब मानूंगा मैं, इससे जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करूं मैं किसकी, कन्फबुलेशन। और क्या देखने को मिलेगा मेरे को, कन्फबुलेशन उसके अंदर देखने को मिलेगा। कन्फबुलेशन का मतलब तो पता होगा, आपकी साइकेट्री की क्लास नहीं लगती थर्ड ईयर के अंदर, सेकंड ईयर में थी ना साइकेट्री, उसमें नहीं पढ़ा है साइकेट्री किसी ने, जोर से बोल, रुक जा, शुरुआत में तो पढ़ाते हैं, शुरुआत में तो पढ़ाते हैं ना, डिटेल में नहीं पढ़ाते, शुरू में तो पढ़ाते हैं। तो शुरू में तो चीजें, मैं शुरू की तो चीजें आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ना, मैं कौन सा पहले डिटेल से फिर घुसा करके फिर बाहर निकालता हूँ, मैं पहले बाहर से ही तो अंदर घुसाता हूँ आपको, बाहर से ही तो अंदर घुसाता हूँ। पहले मैंने आपको सिजोफ्रेनिया, पहले मैंने आपको डिमेंशिया बताया, ठीक है, डिलीरियम बताया, डिलीरियम के बाद में डिमेंशिया पे गया, और डिमेंशिया के बाद में इसके स्टेज पे जा रहा हूँ। ऐसा थोड़ी कि मैंने पहले स्टेज बता दी और फिर डिमेंशिया बताया हो, ऐसा तो नहीं कर रहा ना मैं आपके साथ में। तो फिर, और फिर दूसरा आपका रेस्पॉन्स ऐसा नहीं रहता कि भाई आप सामने वाले को ऐसे पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे पाओ कि मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसलिए बार बार पूछना पड़ता है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ना आप जो आवाज से बोलते हो, मैं बोल चुका हूं कि जो इंसान बोल ना सके वो इंसान कैसा, और जो शेर दहाड़ ना सके वो शेर कैसा, फिर भी आपको समझ में नहीं आती बात। मेरा क्या नुकसान है ये बताओ इसमें, मेरे को कोई फायदा है इसमें, या फिर इतनी देर तक आपने कभी पढ़ी नहीं क्लास में। चीजों को देखो, आप जितना आसान करके चलोगे उतना ही आपको फायदा रहेगा। अब टिपिकल बना करके चलोगे तो दिक्कत रहेगी। आप ये सोचो मैं बाद में पढ़ लूंगी, बाद में पढ़ने का कुछ है नहीं, समझे कि नहीं समझे, बाद में पढ़ने का कुछ नहीं है, ठीक है। या फिर आप अपने आप को बहुत ज्यादा सिंसियर समझ दिखाना चाहते हो कि मैं बहुत ज्यादा सिंसियर हूं सर, ठीक है। नेक्स्ट कन्फबुलेशन का मतलब क्या होता है, फिलिंग
फिलिंग द गैप ऑफ मिसिंग, फिलिंग द गैप, अब लिख लेती इतनी देर में तो नहीं लिखेगी, फिलिंग द गैप ऑफ मिसिंग मेमोरी, फिलिंग द गैप ऑफ मिसिंग मेमोरी, यानी कि फिलिंग द गैप ऑफ मिसिंग मेमोरी, फिलिंग द गैप ऑफ मिसिंग मेमोरी। आपने कई बार क्वेश्चन पढ़ा होगा कि रिक्त स्थान को भरिए, समझे कि नहीं समझे बात को। अब ये इसको मिटा देता हूं, इसके अंदर ये तो लिख लिया ना आपने सारे, ठीक है। अब ये लिखने के बाद आपको क्या होगा, फिलिंग द गैप ऑफ मेमोरी, ठीक है। यहां पर आपसे क्या दे, रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। आपसे कई बार पूछा जाता है रिक्त स्थान भरिए, तो रिक्त का मतलब है कि फिलिंग द गैप ऑफ मेमोरी, मिसिंग गैप। ये आपकी क्या थी, मेमोरी, ये क्या थी आपकी मेमोरी। अब उस मेमोरी के अंदर क्या हो गई, कुछ चीज मिसिंग हो गई। ये क्या थी आपकी कोई मेमोरी, और उस मेमोरी के अंदर क्या हो गई, कोई चीज मिस हो गई। और मिस होने के बाद, ठीक है, आप उसको किससे फिल कर रहे हो, विद अनट्रू, विद अनट्रू एंड अनरियल, जो कि सत्य नहीं है और सच नहीं है, जो कि सत्य नहीं है और सच नहीं है, उसे मैं क्या बोलता हूं, कन्फबुलेशन। उसे मैं क्या बोलता हूं, उसे मैं क्या बोलता हूं, ठीक है, फिलिंग द गैप ऑफ मेमोरी, ठीक है, या फिर फिलिंग द गैप ऑफ मिसिंग ऑफ मेमोरी विद अनट्रू और अनरियल आइडियाज, अनट्रू और अनरियल आइडियाज, उसे मैं क्या बोलता हूं, कन्फबुलेशन, ठीक है। अब जैसे सर कैसे, तो ऐसे कि कोई व्यक्ति है, उससे पूछा जाता है कि आपने सुबह नाश्ता किसके साथ किया, समझे कि नहीं समझे बात को, या फिर आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया, ठीक है। तो अब कोई व्यक्ति पूछेगा, तो आपसे पूछेगा कि आपने नाश्ते में क्या खाया, तो आप बोलोगे कि मैंने दूध लिए, ठीक है, ब्रेड खाए, ठीक है, या फिर मैंने चाय पी या टोस्ट खाया, जो भी कुछ खाया आपने बता दिया। लेकिन वो पेशेंट क्या बताएगा कि उसको पता है कि हेजिटेशन हो रही है प्रेजेंट, तो वो पेशेंट क्या करेगा, गैप फिल करने के लिए क्या बोलेगा, मैंने सुबह आलू के पराठे खाए थे दही के साथ में, समझेगा नहीं सब। मैं क्या बोलूंगा, मैंने सुबह आलू के पराठे खाए थे किसके साथ में, दही के साथ में। बल्कि हकीकत क्या थी, उसने क्या खाई थी, 2-3 दिन पुरानी सूखी रोटी खाई थी, समझे कि नहीं समझ बात। उसने क्या खाए थे, 2-3 दिन पुरानी सूखी रोटी खाई थी, या फिर उसने सिर्फ किससे नाश्ता किया था, चाय से और टोस्ट से, या फिर उसने किससे नाश्ता किया था, सिर्फ दूध से और ब्रेड से, ठीक है। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि मैंने सुबह क्या खाया था, आलू के पराठे दही के साथ में खाए थे, या फिर मैंने पनीर के पराठे खाए थे किसके साथ में, दही के साथ में, ठीक है। तो ये क्या है आपकी फिलिंग द गैप ऑफ मेमोरी, ठीक है, जो कि कैसे अनट्रू, हंस रही है, आते हैं बनाने पनीर के पराठे, हैं, क्यों हंस रही है, खाए नहीं कभी, अच्छा, बहुत जल्दी मुंह में पानी हो जाता है, इसलिए तो कमाते मुंह में पानी आता रहे जब, है ना, इसलिए नहीं पढ़ते कि जेब में पैसा आता रहे, कमाते इसलिए कि मुंह में पानी आता रहे, है कि नहीं। अरे इसलिए पढ़ो कि जेब में पैसे आते रहे, मुंह में पानी का तो क्या है, एक गिलास पानी वैसे पी लो ना भर के, या फिर एक नलकी का कनेक्शन लगवा लो, मुंह में पानी आता रहेगा। वाटर सप्लाई वालों से बोल दो कि एक कनेक्शन कर दे, हमारे मुंह में पानी आता रहे, ठीक है, विद अनट्रू एंड अनरियल आइडियाज, ठीक है। देखें पनीर के पराठे बनाने भी आते बनाने, पक्का कर लेगा ना, देखते हैं बनाना आता नहीं, टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। फिलिंग द गैप ऑफ मेमोरी, फिलिंग द गैप ऑफ मेमोरी विद अनट्रू एंड अनरियल आइडियाज, उसे मैं क्या बोलता हूं, कन्फबुलेशन। समझ में आ गई बात। अब देखो आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि एक नर्स है, नर्स पेशेंट के पास में गई, ठीक है, नर्स पेशेंट के पास में जाने के बाद वो पूछती है कि आपने सुबह सुबह ये कौन सी मेडिसिन ली, ठीक है। उसमें से पेशेंट क्या करता है, पेशेंट ने मेडिसिन नहीं ली, और मेडिसिन नहीं ली, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैंने सारी मेडिसिन क्या ले ली, पानी के साथ में ले ली, विद अनट्रू एंड अनरियल, ठीक है। और क्या कर रहा है कि जब नर्स ने देखा कि उसने तो मेडिसिन ली नहीं, उसके पास तो मेडिसिन वहां पर रखी हुई है, लेकिन फिर भी पेशेंट क्या कर रहा है, उसको बोल रहा है। तो विद अनट्रू एंड अनरियल आइडियाज के साथ में जो अपनी मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है, इस टाइप के डिसऑर्डर में क्या बोलता हूं, कन्फबुलेशन। समझ गए बात को। जैसे वो व्यक्ति क्या बोलता है कि मैंने पनीर के पराठे, आलू के पराठे, समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है, वो किसके साथ में खाए, दही के साथ में। तो ये आपका क्या मतलब होता है, कन्फबुलेशन, ठीक है।
नेक्स्ट उसके बाद में आती है आपकी कौन सी, थर्ड स्टेज। फाइनल स्टेज के बाद में आती है कौन सी, ये कब से स्टार्ट होती है आपकी, 12 ईयर्स टू टिल डेथ, 12 ईयर्स टू टिल डेथ, 12 ईयर से लेकर के आपकी कब तक आती है, टिल डेथ तक आती है। कौन सी स्टेज आपकी, फाइनल स्टेज। ठीक है, अब फाइनल स्टेज क्या सी होगी आपकी, फाइनल स्टेज के अंदर आपको किस टाइप का मेमोरी लॉस देखने को मिलेगा लड़की, आप सही से बताना। फाइनल स्टेज के अंदर आपको कौन से टाइप का डिसऑर्डर मेमोरी लॉस देखने को मिलेगा आपको, पहले कौन सा आता है, रिसेंट, फिर दूसरा कौन सा आता है, पहले इमीडिएट, फिर दूसरा रिसेंट, तीसरा, अब मैं क्या हूं, कौन सी स्टेज पढ़ा रहा हूं, फाइनल स्टेज के अंदर कौन सा मेमोरी लॉस देखने को मिलेगा, फिर इसके अंदर मेरे को कौन सी मेमोरी लॉस देखने को मिलेगी, रिमोट मेमोरी लॉस, यानी कि सीवियर मेमोरी लॉस मेरे को देखने को मिलता है, सीवियर मेमोरी लॉस मेरे को देखने को मिलता है। समझ गए बात को, क्या देखने को मिलता है मेरे को, सीवियर मेमोरी लॉस है जो मेरे को देखने को मिलता है। अब ये जो सीवियर मेमोरी लॉस है इसके अंदर मेरे को क्या देखने को मिलेगा, सीवियर का मतलब उस मरीज को कुछ याद ही नहीं है। अब जिसको कुछ याद ही नहीं रहता तो उसके अंदर सबसे साइन, भ्रष्ट साइन क्या आएंगे, एक लड़की है या एक लड़का है या कोई भी आदमी है, ठीक है, जो कि किससे सफर कर रहा है, थर्ड स्टेज ऑफ डिमेंशिया से, और उसको कुछ भी याद नहीं रहता है। अब उसको कुछ भी नहीं याद रहता है तो इसका सबसे बड़ा साइन एंड सिम्टम्स क्या है, हैं भाई, आप कौन सी करते हो, आपकी डेली एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, एक्टिविटी डेली लिविंग, तो आप क्या करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो आपको सबसे कॉमन साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, आप हर आधे घंटे बाद कहां जाते हो, अरे हर आधे घंटे बाद कहां जाते हो, वॉशरूम जाते हो कि नहीं जाते हो, ठीक है, हर आधे घंटे 1 घंटे बाद आप कहां जाते हो, वॉशरूम जाते हो, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, पेशेंट पास द यूरिन, pass the urine and stool in cloth, patient pass the urine and stool and cloth। समझ गए कि नहीं समझ गए बात को, स्टूल को क्या, स्टूल किसे बोलते हैं पता है, किसे बोलते हैं, फीकल मैटर को बोलते हैं ना, यूरिन और स्टूल को क्या कर देता है, अपने कपड़ों में ही पास कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में दूसरा क्या देखने को मिलेगा, सीवियर वेट लॉस, सीवियर वेट लॉस, सीवियर वेट लॉस का मतलब है कि उस पेशेंट को याद ही नहीं है कब तो खाना है, कब पीना है, कब नहाना है, कब धोना है, कब कुछ भी करना है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सीवियर मेमोरी लॉस प्रेजेंट है। कौन से टाइप का, रिमोट मेमोरी टाइप का, समझे कि नहीं सर, कौन से टाइप का, रिमोट टाइप ऑफ मेमोरी लॉस उस पेशेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट उसके बाद और क्या देखने को मिलता है उसके अंदर, लर्निंग डेफिसिट, लर्निंग डेफिसिट उसके अंदर अपने को देखने को मिलती है, क्योंकि उसके अंदर तुरंत मेमोरी का लॉस हो गया। तो अब जैसे आपको कितना ही कोई समझा ले, ठीक है, कितना ही कोई पढ़वा ले, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। लर्निंग डेफिसिट यानी कि ना तो आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो तो आपकी मेमोरी जवाब नहीं दे रही इस चीज का, क्योंकि आपकी मेमोरी है जो हार्ड डिस्क है वो क्या हो गई है, फूक गई है। समझे कि नहीं समझे बात को, तो आपकी हार्ड डिस्क क्या हो गई है, खराब हो गई है। तो लर्निंग डेफिसिट अपने को देखने को इसके अंदर मिलता है। नेक्स्ट आगे चल करके और क्या क्या अपने को देखने को मिलेगा इसके अंदर, तो आपने बहुत कॉमन साइन एंड सिम्टम्स पढ़े होंगे जिनका नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा और आप जानते भी हैं सभी उन नामों को, ठीक है। अब लेकिन मुझे नहीं पता कि आप कितना जानते हो, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद है कि जानते जरूर होंगे, ठीक है। अब सिर्फ हाँ भरने से काम नहीं पड़ेगी कि हाँ जानता है, नाम सुना है, लेकिन उनका मतलब भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने नाम सुने होंगे डिजा व्यू, समझे कि नहीं समझे, और दूसरा क्या सुना होगा नाम, जेम्स व्यू, डिजा व्यू एंड जेम्स व्यू, पता है इसका मतलब है, नाम ही पहली बार सुना है आपने भी, तो पता इसका मतलब क्या है, नाम ही पहली बार सुना है? ये नाम ही पहली बार सुना है, जेम्स व्यू और डिजा व्यू।
हैं? हाँ तो ये तो तेरा तो वो है, लगे जो तिक्का तो तीर हो जाए, ना जाने कौन सा बात सा वजीर हो जाए। समझे कि नहीं समझे? मार दो तुक्का, क्या पता कहीं आ रही है, आ रही है। तो सिर्फ डिस्कशन करने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हो आप ये चीजें, आप तो पढ़ किस लिए रहे हो फिर? आपको तो लाइफ केयर हॉस्पिटल की जॉब पता नहीं कैसी लगती है, कि पता नहीं मेरे लिए तो यही एम्स है, उसको छोड़ने को तैयार नहीं हो। अरे 6 महीने जम के मेहनत कर ले, उसके बाद इतने पैसे आएंगे, भूल जाएगी कैसे खर्च करूं। ठीक है, नेक्स्ट डिजाव्यू एंड जेम्स व्यू। अब डिजाव्यू के अंदर मैं यदि बात करूं तो कोई भी व्यक्ति अपने फैमिलियल व्यक्ति के साथ में, जैसे मैं आपको जानता हूं, ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि आपके जो अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदार है, आप उनके पास में जाते हो तो जानबूझ करके क्या करते हैं, अनदेखा करते हैं। ठीक है, अन 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 फैमिलियल विद अनफैमिलियल विद फैमिलियल, और फैमिलियल विद अनफैमिलियल। और आज वो क्यों नहीं आई, अस्सी तुसी क्यों नहीं आई हैं? क्या हो गया उसकी गुड़िया के? इतनी छोटी गुड़िया है क्या वो? 3 साल के साथ नहीं आते, यहाँ संभाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो डिजाव्यू। ठीक है, डिजाव्यू का मतलब है कि अनफैमिलियल विद फैमिलियल, जो फैमिली के सदस्य हैं, ठीक है, या फिर जो उसके नोन है, उनको क्या करना है, बोलने की कोशिश करो। अनफैमिलियल विद फैमिलियल, ठीक है, अनफैमिलियल विद फैमिलियल, अनफैमिलियल विद फैमिलियल। फैमिलियल विद अनफैमिलियल, यानी कि जो लोगों को जानता नहीं है, जैसे आप कहीं सफर करने के लिए जाओ और वो बचपन में किसी किले को देखने के लिए, किसी जंगल को देखने के लिए, किसी इमारत को देखने के लिए गया हो, ठीक है, या फिर जहां भी आप कहीं रुकोगे, ठीक है, तो वो क्या सोचेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले यहाँ कभी आ चुका हूँ, ये चीजें मुझे जानती है, मैंने ये चीजें देख रखी है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? समझ भी पा रहे जो मैं बोलना चाह रहा हूं कि फैमिलियल विद अनफैमिलियल, जिन लोगों को वो जानता नहीं है, ठीक है, और जिन लोगों से वो क्या नहीं करो, जिन जगहों से उसका कोई वास्ता नहीं है, और फिर भी उन चीजों को जब देखता है तो उनसे मिलता है तो क्या बोलता है कि मेरा भाई है। समझे कि नहीं समझे बात को? तो ऐसे अनजान लोगों से वो क्या बनता है, फैमिली रिलेशनशिप बनाता है। अनफैमिलियल यानी कि कमिटेड होता है। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि अनफैमिलियल, जैसे कि अब मैं अनफैमिलियल था आपके साथ में, ठीक है, अब मैंने उसके साथ में क्या कर लिया, उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर लिया, फैमिलियल के अंदर। ठीक है, तो उसे मैं क्या बोलता हूं, डिजाव्यू। नेक्स्ट उसके बाद जेम्स व्यू, फैमिलियल विद अनफैमिलियल। ठीक है, फैमिलियल विद अनफैमिलियल, फैमिलियल विद फैमिलियल विद अनफैमिलियल। अब मेरी बात सुन, जो आपका अनफैमिलियल का मतलब है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, उसकी शादी हो गई, अब उसकी शादी हो गई तो अपनी पत्नी को ही पहचानने से इनकार कर देगा वो, भाई तू कौन है, क्या लेने आई है। समझे कि नहीं समझो? तो यानी कि वो फैमिलियल के, अब जैसे बच्चे बोले कि पापा हम आपके बच्चे हैं, ठीक है, भाई मैं किसी कोई का बाप नहीं हूँ, मैं किसी का बाप नहीं हूँ। समझे कि नहीं? जाके अपनी माँ से पूछो आप किसके बच्चे हो। समझे कि नहीं समझे बात को? तो वो क्या कर रहा है, फैमिलियल के साथ में कैसा हो रहा है, अनफैमिलियल हो रहा है, तो उसे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डिजाव्यू, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, डिजाव्यू। और फैमिलियल के साथ में वो अनफैमिलियल के साथ में, ठीक है, फिर फैमिलियल हो रहा है, तो उसे मैं क्या बोल रहा हूँ, जेम्स व्यू। यानी कि जिन व्यक्ति को वो जानता भी नहीं है, जिन व्यक्ति को वो जानता ही नहीं है, उनके साथ में क्या कर रहा है, फैमिलियल रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है, उसे मैं क्या बोल रहा हूँ, जेम्स व्यू बोल रहा हूँ। समझ गए बात को? ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में आपका कौन सा आता है, एमनेसिया, एप्रेक्सिया और अटेक्सिया, अटेक्सिया, एमनेसिया, एप्रेक्सिया, एग्नोसिया, एमनेसिया,
एफेजिया, एमनेशिया, एप्रेक्सिया, अटेक्सिया, एग्नोजिया एंड एफेजिया। ठीक है, ये उसके अंदर अपने को देखने को मिलता है। एमनेशिया का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी। एमनोशिया का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि उस पेशेंट के अंदर अपने को किसका लॉस देखने को मिलता है? मेमोरी का लॉस अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद एप्रेक्सिया, यानी कि पेशेंट पेशेंट अनेबल अनेबल टू परफॉर्म टू परफॉर्म पर्पजफुल एक्टिविटी। पर्पजफुल एक्टिविटी, पर्पजफुल एक्टिविटी को परफॉर्म करने में वो क्या रहता है? अनेबल रहता है। पर्पजफुल एक्टिविटी है उनको क्या नहीं कर पाता? परफॉर्म नहीं कर पाता। पर्पजफुल एक्टिविटी का मतलब है कि आप मंदिर में जाकर के, आप मंदिर में क्या मिलते हैं आपको? अरे लड़की, मंदिर में क्या, 1000 बार तो मैं बोल चुका हूं फिर भी समझ में। मंदिर में जाकर के कौन मिलते हैं आपको? भगवान। ठीक है, और मंदिर में जाकर के आप वहां भगवान से प्रार्थना करो। ठीक है, प्रार्थना करने के लिए जाते हो और आप मंदिर में जाकर के वहां से आप बोलो कि भाई यहाँ पे दारू मिलती है क्या? समझे कि नहीं? या फिर दूध की दुकान पे जाकर के आप दारू मांगते हो। ठीक है, या फिर आप शमशान घाट में जाकर के अगरबत्ती मांगते हो, भाई अगरबत्ती दे दे। समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है, तो ये सारी कुछ चीजें पर्पजफुल एक्टिविटी। ठीक है, यानी कि अब उसको पता तो है नहीं कि यहाँ दूध मिलता है या दारू मिलती है। ठीक है, वो दूध की दुकान पे क्या जाकर के क्या कहेगा? भैया मेरे को एक एक दे दे, ओसी का दे दे, एसी का दे दे, ब्लेंडर प्लेट का दे दे। समझे कि नहीं? वो बोलेगा तेरा दिमाग खराब है कि यहाँ क्या मिलता है? दूध मिलता है, यहाँ किसी प्रकार की शराब नहीं उपलब्ध कराई जाती। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अटेक्सिया का मतलब क्या होता है? इन कोऑर्डिनेटेड, इन कोऑर्डिनेशन इन इन कोऑर्डिनेशन इन बॉडी मूवमेंट। इन कोऑर्डिनेशन इन बॉडी मूवमेंट, यानी कि बॉडी मूवमेंट के अंदर किसी टाइप का इन कोऑर्डिनेशन यदि आपको देखने को मिलता है तो वो किसे बोलते हैं अपन? अटेक्सिया को। नेक्स्ट आपका मिलता है एग्नोसिया। ठीक है, एग्नोसिया का मतलब क्या होता है आपका? सेंसरी इंपेयरमेंट। सेंसरी इंपेयरमेंट। अब इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? में देखने को मिलेगा एनोस्मिया। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? एनोस्मिया, यानी कि देखो अब वो सारी चीजें भूल गया, वो सारी चीजें भूल गया। ठीक है, अब वो सारी चीजें भूल गया तो अब एक बात बताओ, जैसे मैंने आपको लिया था कि अभी किचन के अंदर, ठीक है, कुछ गर्मा गर्म चीज मिल रही है, आपको वहां तक स्मेल आती है। ठीक है, तो आपको मालूम हो जाएगा कि वहां पर क्या बन रहा है। समझे कि नहीं समझ बात को? लेकिन क्या हो गया कि उसकी सेंसरी इंपेयरमेंट लॉस हो गई। तो सेंसरी इंपेयरमेंट लॉस हो गई तो यानी कि उसको क्या नहीं होगा? स्मेल है जो उसकी क्या हो गई? लॉस हो गई, क्योंकि स्मेल जाएगी सीधा मेमोरी पर अटैच करेगी, तभी तो आपको पता लगेगा कि ये क्या चीज है क्या चीज नहीं है। ठीक है, तो उसको मालूम ही नहीं होगा कि ये टेस्ट लेस हो जाएगा कि ये क्या, किसकी खुशबू आ रही है, किसकी बदबू आ रही है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो उसे क्या बोलते हैं अपन? एनोस्मिया, लॉस ऑफ सेंसरी, किसके रिगार्डिंग? स्मेल के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में आपका कौन सा आता है? एफेजिया। अब एफेजिया का मतलब है कि उस पेशेंट के अंदर आपको लैंग्वेज डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, क्योंकि उस पेशेंट को क्या लग रहा है? डर लग रहा है। क्या लग रहा है पेशेंट को? डर लग रहा है कि कहीं मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, मैं कहीं हेजिटेट ना हो जाऊं, या फिर कुछ भी और भी चीजें जो उसको लगती है, तो जिसके कारण अपने को क्या देखने को मिलेगा? लैंग्वेज डिसऑर्डर। और लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगी? स्लर स्पीच। स्लर्ड स्पीच, यानी कि वो कैसे बोलेगा? लड़खड़ा करके बोलेगा। वो कैसे बोलेगा? लड़खड़ा करके वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। लिख लिया इतनी देर में। स्लर्ड स्पीच, स्लर्ड स्पीच अपने को उसके अंदर देखने को मिलती है। लिख ले।